मेरे फादर, जब मैंने उन्हें एक ट्री पर लटका के 7 दिन और 7 रात तक मारा तब गास्प्स फाइनली उसने मुझे सब कन्फेस किया। पता चला कि हमारी फैमिली का एक एंसेस्ट्रल सिस्टम है। दुनिया का सारा पैसा जोड़ लो फिर भी हमारी फैमिली के पैसा के बराबर नहीं है। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। हैरान मत हो, तुम्हारे फादर ने छोटे टाइम में डर के मारे अपनी पैंट में ही पी कर दिया था तुम्हारे ग्रैंडफादर से डर के। ग्रैंडफादर, मेरा ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है ऑफ कोर्स, लेकिन वह अब अर्थ पर नहीं है। तुम्हारे फादर सही कह रहे हैं, रिसेंटली हम उसे फील नहीं कर पा रहे। तुम्हें बाहर जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। कैसे हो सकता है कि अर्थ के बाहर ह्यूमंस के लिए कोई हैबिटेबल प्लेनेट ही ना हो? मेरी मदर इस सिचुएशन से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई। साइस, सिंपल बोलूं तो हम में से कोई भी ऑर्डिनरी लोग नहीं है। हम कम से कम 100 ऑफ ईयर्स जीते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भी जी सकते हैं। न सिर्फ हम बुढ़े नहीं होते बल्कि हमारे पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ भी है। चलो एक और ट्राई करते हैं। इसे बॉडी में इंजेक्ट करो और तुम सब कुछ समझ जाओगे। अगर फ्यूचर में हमें ढूंढना है तो तुम्हें जल्दी अपनी परमिशंस बढ़ानी होंगी। और हाँ, फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुकी हैं। मैंने आंखें घुमाई, मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया। हमारे छोटे टूटे हुए घर में कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा घर भेज दो, मैं तो बस 1 मिलियन के आसपास ही दे सकता था। यह एक ब्लैक कार्ड है, इसके साथ तुम कहीं भी वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय कर सकते हो। पहले देख लो इसमें कितना पैसा है, अगर मुझे बिलीव नहीं करते हो तो। मैंने जल्दी से कार्ड पकड़ा और बैलेंस चेक किया, उसमें सच में 8 जीरोस थे। एक्सक्लेम्स, यह फेक है ना? हमारी फैमिली के पास एक्चुअली कितना पैसा है यह हमें भी नहीं पता। वैसे भी दुनिया में शायद ही कोई हमसे ज्यादा रिच हो। यह बात मेरे दिमाग में एक बॉम्ब की तरह फटी और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। गास्प्स, मुझे इंटरनेट पर एक रिच सेकंड जनरेशन की बात याद आ गई। उसने बोला था कि वह कभी चेक नहीं करता कि उसके फ्रेंड्स के पास कितना पैसा है। वैसे भी उनके पास उससे कम ही होता है। कंपेयर करें तो मेरे पेरेंट्स और मदर की बातें उससे भी ज्यादा शॉकिंग थी। जब तुम हमारे जैसे बन जाओगे, जब तुम इस दुनिया के रूल्स से फ्री हो जाओगे, तब तुम्हें भी लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। अगर कभी तुम अर्थ से बोर हो जाओ तो अर्थ से बाहर उड़कर हमें ढूंढने आ जाना। यह तो बस एक छोटी सी बात है। लाफ्स, जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, डैड ने सीधा सिरिंज मेरे आम में घसा दिया। अचानक मुझे लगा जैसे किसी मस्किटो ने काटा हो, फिर मेरा पूरा बॉडी हिलने लगा। मैं फ्लोर पर गिर गया और बेहोश हो गया, और उस मोमेंट पे मेरे पेरेंट्स के पीछे एक ग्लो अपीयर हुआ। फिर वो एक गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया जो सीधा स्काई की तरफ चला गया। प्रीवियस होस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अनलॉक ऑल द रिचेस। Starting to generate the permission improvement task system has changed hosts. जल्दी मैं नींद से उठ गया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई ड्रीम देखा हो। साइस, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ यह नहीं बोला कि मैं सेकंड जनरेशन रिच हूं, बल्कि मेरे पास सुपर पावर्स भी हैं। इसका मतलब है कि मैं उड़ के ग्रैंडपा को ढूंढने जा सकता हूं। मैंने टाइम देखा और सुबह हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठा और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा, लेकिन रूम बिल्कुल खाली था। डियर 100 होस्ट, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। 99 होस्ट ऑलरेडी 98 होस्ट को ढूंढने जा चुका है। क्या तुम वही हो जिसे मेरे पेरेंट्स ने फैमिली का ट्रेजर बोला था? कंफर्मेशन मिलते ही मैंने एक ठंडी सांस ली। गास्प्स, जब तुम्हारी परमिशंस बढ़ जाएंगी तो तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि अर्थ छोड़कर उन्हें ढूंढ सको। और उन्होंने तुम्हारे लिए जो टास्क छोड़ा है वह है पैसा खर्च करना और शो ऑफ करना। यह सुनकर मैं हल्का सा हंसा। लाफ्स, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इसलिए छोड़ के नहीं गई क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अब जब मेरे पास यह एंसेस्ट्रल वेल्थ है तो यह कभी दोबारा नहीं होगा। अब पहला टास्क दिया गया है। सबको पता चलना चाहिए कि तुम एक सुपर मिलियनेयर हो। इस टास्क की डेडलाइन 1 साल है। मैं तुरंत थोड़ा स्पीचलेस हो गया। सबको कैसे पता चले कि मैं रिच हूं? पैसा खर्च करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कैसे खर्च करते हैं। मेरे दिमाग में कार और हाउस खरीदने का आइडिया आया। आखिर मैं हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीता था। इतना पैसा अचानक खर्च करना मुश्किल लग रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कैसे स्पेंड करूं। तभी मेरा हेड हैवी लगने लगा। मैं तुम्हें बिगिनर्स के लिए एक टास्क देता हूं। अभी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाओ और 10,000 कॉइन्स स्पेंड करो।
टास्क रिवॉर्ड फिजिकल कंडीशन डबल इंप्रूव होगी, एक्सक्लेम्स। मैं शॉक हो गया, मैंने अपनी पूरी लाइफ में 10 मिलियन तो दूर इतना पैसा कभी नहीं देखा। सबसे बड़ा अमाउंट जो मैंने हैंडल किया वह कॉलेज ट्यूशन था। मेन बात यह है कि वह 10,000 कॉइन्स मेरे ब्लैक कार्ड का 10% रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बाहर जाकर वो स्पेंड करने होंगे, मैं सच में डिसाइड नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 10 मिलियन ही तो हैं, हमारे बिजनेस तो एक सेकंड में 20 मिलियन कमा लेते हैं। मैंने मन में सोचा यह बंदा सच में शो ऑफ करना जानता है और इसे ड्राफ्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी ड्रीम कार क्या है? अपोलो मैंने ऑलमोस्ट बिना सोचे जवाब दिया। लाफ्स। सिर्फ 5 मिनट बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। क्या आप चेन हैं? हमने आपके लिए एक यूनिक कस्टम स्पोर्ट्स कार डिजाइन की है, अब डिलीवरी कंफर्म करनी है। यह सुनकर मैं फिर शॉक हो गया, मैंने कब ऑर्डर दिया? क्या यह रिच सिस्टम का काम है? लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? व्हीकल्स एक वीक में स्पोर्ट्स बेस पर मॉडिफाई हो जाएंगी। इसमें एफडी ऑटोमेटिक क्रूज और इंटेलिजेंट कंट्रोल फंक्शंस होंगे। हम 2 वीक्स में डिलीवरी कर देंगे, थैंक यू, तब कॉन्टैक्ट कर लेना। ज्यादा मत करना, आपकी सर्विस करना हमारे लिए ऑनर है, एक्सक्लेम्स। मुझे सच में लगा जैसे मैं ड्रीम में हूं। इस लेवल की स्पोर्ट्स कार्स नॉर्मली कस्टम बनवाती हैं, यूजुअली हाफ ईयर या 1 ईयर लगता है। मेरी इतनी जल्दी कैसे हुई? तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, तुम्हारे पास उस 4 रिंग्स वाली कंपनी के 70% शेयर्स हैं और लगभग 90% स्पोर्ट्स कार ग्रुप्स के शेयर्स भी हैं। कौन तुम्हें कार देने से मना करेगा? गास्प्स। मैं शॉक हो गया, मैं उस 4 रिंग्स वाली कंपनी का बॉस हूं। क्या तुम कह रहे हो कि फेरारी या रोल्स रॉयस जैसे ब्रत्सा में भी मेरे शेयर्स हैं? बिल्कुल, एस्टन मार्टिन, पगानी, सब में तुम्हारे शेयर्स हैं। यह सब मिलके भी तुम्हारी टोटल फॉर्चून का एक ड्रॉप भी नहीं है। अब तुम्हें फैमिली फॉर्चून का आइडिया हो गया होगा। इस बार मैं कंप्लीटली शॉक रह गया। अगर यह सच है तो 10 मिलियन का बोनस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर जैसे मेरा दिमाग खुल गया हो, मैंने बोला, मनी क्या है? जब खत्म ही नहीं होता तो उसे स्पेंड करके खत्म करो। लाफ्स। बोलते ही मैंने अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ओपन किया। फिर मैंने 5 मिलियन रिचार्ज किए। कुछ लोग चिल्लाने लगे, यह कौन सा नो रिच है? वीआईपी लेवल पर जाकर पता चला कि यह अकाउंट 2 साल पुराना है। पहले यह सिर्फ कुछ 100 के फ्री गिफ्ट्स भेजता था। तभी किसी को डाउट हुआ यह शायद कंपनी का पैसा डाइवर्ट करके रिच बनने का ड्रामा कर रहा है। रिचार्ज के बाद मेरे हाथ का कांपना रुक गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे ही 5 मिलियन खर्च हो गए। यह तो बस शुरुआत है, फ्यूचर में और भी बहुत चांसेस मिलेंगे पैसा खर्च करने के। धीरे धीरे तुम आदत डाल लोगे। मैं इसकी आदत डाल पाऊंगा? यह सडन चेंज मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। अब समर वेकेशन चल रहा है। मैं रूटीन के हिसाब से एक गेम लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में गया। यह मेरा फेवरेट स्ट्रीमर है, प्रोफेसर पार्क। इसका मेन कंटेंट किंग ऑफ ग्लोरी का कॉमेडी गेम प्ले है। पहले मैं उसे फ्री में छोटे गिफ्ट्स भेजता था, इस बार मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। मैंने तुरंत लगभग 1000 पैंडास भेज दिए, जिसकी वैल्यू 50,000 युआन थी। गास्प्स। लाइव चैट जो पहले से ही फुल थी एकदम से ब्लास्ट हो गई। नेटिजन्स चिल्लाने लगे, यह रिच बंदा कहां से आया? अगर तुम्हें पेंडेंट चाहिए तो मैं बच्चे भी दे सकता हूं। लाफ्स। प्रोफेसर पार्क खड़ा ही हुआ था जब उसने इतने सारे गिफ्ट्स देखे, वह भी डर गया। उनके रूम में रिच लोग आते हैं, लेकिन इतना पैसा स्पेंड करते किसी को नहीं देखा। थैंक्स ब्रदर लिन एंड एंग फॉर द 1000 पैंडास। मैं तुम्हें रूम एडमिन बनाऊंगा। भाई ग्रीन बबल ऐड करो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गेम्स में लेवल यूपी करवाऊंगा। मुझे जल्दी रूम एडमिन परमिशंस मिल गई। मैंने बिना डिले अपना ग्रीन बबल नंबर भेज दिया। अगर चांस मिला तो मैं शंघाई आके तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। अब मैं दूसरे रूम्स चेक करता हूं। 1000 पैंडास भेजने के बाद मैं उस रूम से निकल गया। वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता। वॉच लिस्ट ओपन करने के बाद प्रोफेसर पार्क के अलावा एक फीमेल स्ट्रीमर का रूम भी ऑन था। यह एक टैलेंट स्ट्रीमर है जिसका नाम सीनू है। वो रात के 10 के बाद पियानो बजाती और गाती है। इस वक्त वो अपने सिंगिंग में फुली बिजी थी और कमेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुके थे। यह उसके फैंस की वजह से नहीं बल्कि मेरे आने की वजह से था। मेरे आने से एक बड़ा क्राउड अट्रैक्ट हो गया। सब लोग देखना चाहते थे कि क्या यह मिस्टीरियस रिच बंदा और टिप करेगा। इसलिए सब मेरे पीछे यहां आ गए। मेरे आने से रूम में 1 लाख लोग हो गए और अभी भी फास्ट ग्रो कर रहे थे।
मैंने कुछ बोला भी नहीं, सीधा बिना सोचे फिर से पैसा उड़ा दिया और 1000 पैंडास भेज दिए। लाफ्स। सीनू जो पियानो के सामने बैठी थी तुरंत अपना मुंह कवर कर लिया। फिर जल्दी से कैलकुलेटर निकाला और हिसाब लगाने लगी। 500 युआन 1 का, 100 का, 5,000,001,000 का 50,000 युआन। इस बार उसने 2.5 लाख युआन कमा लिए। उसे लगा जैसे गॉडेस ऑफ फॉर्चून उस पर मेहरबान हो गई है। लेकिन जब उसने मेरा यूजर नेम देखा वह कंफ्यूज हो गई। उनके रूम में रोज सिर्फ 2000 लोग आते हैं। यह यूजर नेम लिन हेन एंड लू तो रोज आता था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर्फ बार बार झुक के बोली थैंक यू फॉर द टिप डॉक्टर लू। नीचे कमेंट्स और भी ज्यादा एक्सप्लोड हो गए। द रिच मैन अब फिर से ब्रेक करने वाला है। बोल्ड प्रेडिक्शन, यह होस्ट डेफिनेटली पॉपुलर होगा। सीनू अभी भी सरप्राइज में ही डूबी हुई थी। अचानक कमेंट स्क्रीन पर एक लाइन आई जिसने उसे ऑलमोस्ट अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करने दिया। उसे लगा वह रो पड़ेगी। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी ब्रॉडकास्ट्स इतने टाइम से देख रहा हूं। मुझे लगता है तुम एक हैप्पी पर्सन नहीं हो। मैं होप करता हूं तुम्हारा सिंगिंग और म्यूजिक तुम्हें जल्दी हैप्पी बना दे। साइस। इस बार कमेंट सेक्शन कुछ ही मिनट्स में शांत हो गया। डायरेक्टर लू के पास सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसका फ्लर्टिंग स्किल भी एक्सेप्शनल है। मैं इस ऑपरेशन को परफेक्ट स्कोर देता हूं। बिना बोले वह अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने इमोशंस कंट्रोल कर सके। डायरेक्टर लू, क्या कोई सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हो? मैंने वो इंग्लिश सॉन्ग बोला जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लाफ्स। थोड़ी देर बाद सुनने के बाद मैंने फिर से 1000 पैंडास भेज दिए और एक बार फिर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सेंसेशन क्रिएट हो गया। सीनू के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम से निकलने के बाद मैंने फिर से रूम्स इंस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। चाहे बड़े हो या छोटे स्ट्रीमर्स, जब भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगता मैं 99 पैंडास से स्टार्ट करता। मैंने पूरा आफ्टरनून लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्पेंड किया। फाइनली मैंने 10 मिलियन स्पेंड करने वाला टास्क कंप्लीट कर लिया। मुझे थोड़ा नम फील हुआ, लेकिन उस दिन के बाद इस प्लेटफॉर्म पर एक लेजेंड पैदा हो गया। एक बड़ा मिस्टीरियस बॉस जिसका आईडी था लिनांडो। सिर्फ 3 आवर्स में उसने जनरसली 10 मिलियन रिवॉर्ड्स में स्पेंड कर दिए। उसी वक्त मेरे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील हुआ। यह पूरा स्टेट लगभग 5 मिनट्स तक रहा। मुझे डिस्क्राइब करूं तो लग रहा था मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूं। गास्प्स। कांग्रेचुलेशंस टू द 100 होस्ट। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन ऑलरेडी 2 गुना स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस फीलिंग ने मुझे तुरंत चिल कर दिया। सिर्फ 5 मिनट्स में मेरा बॉडी बिल्कुल चेंज हो गया। यह इलेक्ट्रिक करंट क्या था? यह 9th जनरेशन होस्ट का अक्यूमुलेटेड एनर्जी था। यह तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक ऑल पावरफुल सुपरमैन बना सकता है। लेकिन तुम्हारे फादर का इंस्ट्रक्शन है यह एनर्जी रिवॉर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, नहीं तो यह तुम्हारी ग्रोथ पर बुरा इफेक्ट डालेगा। मैं इस स्ट्रेंथनिंग मेथड को समझ गया। यह सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। मुझे वेट करना होगा जब तक परमिशंस इंक्रीज ना हो जाए, तब मैं ट्रूली पावरफुल बनूंगा। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें एक बटलर के थ्रू कांटेक्ट किया था। यह होस्ट नंबर 98 है। एक इंसान जिसे मैंने कभी हेल्प की थी अब डो पर वेट कर रहा है। ओल्ड मैन अंदर आते ही इतना एक्साइटेड हो गया कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। आप यंग मास्टर चेन हो। आज मैं स्पेशली अपनी ग्रैंड डॉटर को लाया हूं ताकि एसेट्स ट्रांसफर कर सके। आगे बढ़ो प्लीज। मुझे भी कल ही पता चला कि हमारी फैमिली के पास इतने सारे एसेट्स हैं। ओल्ड स्वान, आप मुझे अच्छे से समझाओ। मुझे ओल्ड स्वैंग बुलाओ। मेरे पास जो है यह मेरी ग्रैंड डॉटर है। मैंने उसके नेम पर जो बिजनेसेस थे वह अपने बेटे को दे दिए हैं। वो लोग उन्हें मैनेज कर रहे हैं और मुझे लगा यंग मास्टर को एक असिस्टेंट की जरूरत होगी। मेरी ग्रैंड डॉटर स्वांगजिंग आपकी हेल्प कर सकती है। मैं कोई कंपनी का बॉस नहीं हूं। मैं अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। मुझे असिस्टेंट की क्या जरूरत है? आप समझ नहीं रहे? इतने बड़े एस्टेट फंड्स यूज करते वक्त आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, राइट? उसे यंग मत समझना। अभी वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता। अगर मुझे पैसा चाहिए हो तो मुझे पता ही नहीं होगा कहां से लाना है। स्वांगजिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद स्वांग जॉन चला गया। मैं बालकोनी पर खड़ा था और देखा उसकी कार एक रोल्स रॉयस थी। वो छोटा सा शाइनिंग गोल्डन लोगो मेरी आंखों को ऑलमोस्ट अंधा कर रहा था। कार में एक प्रोफेशनल शोफर भी था।
क्लियरली यह ओल्ड मैन बहुत वेल्दी है और ऐसा इंसान सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर के कुछ एसेट्स मैनेज करता है। थोड़ी इंटरेक्शन के बाद स्वांगजिंग ने भी मेरी पर्सनालिटी को थोड़ा समझ लिया। लेकिन एक लड़का और एक लड़की एक ही रूम में हो तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। लाफ्स। स्वांगजिंग ने पहले बात शुरू की, यंग मास्टर आप अपना रेजिडेंस क्यों नहीं चेंज कर लेते? यह जगह जहां आप रहते हैं सच में थोड़ी छोटी है। आपकी फैमिली के ऑलमोस्ट हर सिटी में प्रॉपर्टीज है। आप जहां रहना चाहते हैं मैं अरेंज कर दूंगी, हमारे पास सब सिटीज में प्रॉपर्टीज हैं। यह तो शायद चाइना का रिचेस्ट मैन भी ना कर पाए। मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं अपनी फैमिली को कम समझता था। मैंने थोड़ा सोचा फिर सीधा बोला, हैनन चलते हैं। बेटर होगा अगर हैनन यूनिवर्सिटी के पास हो, मैं वहां पढ़ाई करूंगा। यह सुनते ही स्वांगजिंग ने तुरंत अपने बैग से एक टैबलेट निकाला। हैनन यूनिवर्सिटी से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर एक विला एरिया है जिसका नाम होंगवान है। यह एक यूरोपियन डिजाइनर ने डिजाइन किया है। इसका एरिया 1600 स्क्वायर मीटर है। इसकी टोटल वैल्यू 280 मिलियन युआन है। गास्प्स। मैं पानी पी रहा था और ऑलमोस्ट घुट गया। एक हाउस की प्राइस 280 मिलियन। यह तो ऑलमोस्ट 1,75,000 पर स्क्वायर मीटर है। यह लिटरली गोल्ड डस्ट जैसा है। स्वांगजिंग को मुझे ऐसे देख के मजा आ रहा था जैसे मैंने दुनिया नहीं देखी। अगर आप अभी जाना चाहते हैं मैं अरेंज कर सकती हूँ, चलो अभी चलते हैं। रूम में मैंने हम तीनों का एक फैमिली फोटो लिया और फिर डोर की तरफ चला गया। उस मोमेंट पर मुझे दिल में एक खालीपन फील हुआ। यह जगह जहां मैं 20 साल रहा, अब बस अलविदा कहना था। मुझे लगा मैं एक ऑर्फन हूं। स्वांगजिंग ने तुरंत मेरी फीलिंग समझ ली। मैं किसी को अरेंज कर दूंगी जो यहां रेगुलर क्लीनिंग करे। अगर यंग मास्टर कभी वापस देखना चाहे वो कभी भी आ सकता है। मैंने सर हिला दिया, कुछ नहीं बोला। चलो चलते हैं। कंफर्मेशन मिलते ही हम नीचे गए। जब स्वांगजिंग ने नीचे पॉश केएन देखी वो शॉक हो गई। यंग मास्टर इतनी पुरानी कार ड्राइव करते हैं। जो उसके लिए ओल्ड कार थी वह मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। जब मेरे फादर ने बताया था मुझे लगा वह रेंट पर ली गई है। लेकिन स्वांगजिंग के रिएक्शन से मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कार कस्टमाइज कर ली है। वह 2 वीक्स में आ जाएगी और शोफर के बारे में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर। अचानक मेरी यंग एज में ही लोग मुझे अक्वीना माउंटेन्स का किंग कहते हैं। लाफ्स। यह बोलते हुए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। आखिर मैंने लाइफ में बहुत कम बार कार ड्राइव की है, लेकिन अब जो फिजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है उससे मेरी रिएक्शन और कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो गई है। रेसिंग कार चलाना भी प्रॉब्लम नहीं है। हैनन सिटी जाना तो और इजी है। मैं जल्दी से कॉन्फिडेंटली कार ड्राइव करके निकल गया। ड्राइव करते वक्त स्वांगजिंग पैसेंजर सीट पर बैठी और धीरे से बोली, अगर यंग मास्टर थक जाए तो मैं ड्राइव कर लूंगी। मेरे ग्रैंडफादर की पूरी फैमिली की लाइफ यंग मास्टर के ग्रैंडफादर ने बचाई थी। अगर वह नहीं होते तो शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर हम रोड पर मर भी जाते तो वह हमें वापस जिंदा कर देते। मैंने धीरे से बोला, यह तो बहुत सीरियस बात है। मैंने मन में सोचा, मेरा ग्रैंडफादर कौन सा डिवाइन इंसान है, कैसे इतनी लॉयल फैमिली बना दी। मैंने स्काई की तरफ देखा। लगता है आज के बाद हर दिन सरप्राइजेस से भरा होगा। हम जल्दी ही हैनन सिटी पहुंच गए। हैनन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते मैंने हैनन विला के बारे में सुना था। मेरे रूममेट्स बोलते थे यहाँ विलास का मिनिमम प्राइस 80,000 पर स्क्वायर मीटर है और मिनिमम एरिया 200 स्क्वायर मीटर्स होता है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कितने लोग पूरी लाइफ में इतना पैसा नहीं कमा पाते और अब मेरे पास सबसे बड़ा विला है। और स्वांगजिंग जल्दी ही सर्विस सेंटर में गए। यह जगह एक हाई एंड कैफेटेरिया जैसी लग रही थी। यहाँ सब ओनर्स को फ्री सर्विस मिलती है। रिसेप्शनिस्ट एक बहुत प्रिटी लड़की थी। मेरा नाम शॉविन है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? स्वांगजिंग आगे बढ़ी और बोली, हेलो, मैं मिस्टर अचेन की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। हम यहाँ नंबर 1 विला वापस लेने आए हैं। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट शॉक हो गई और उसका फेस पेल हो गया क्योंकि यह नंबर 1 विला कुछ साल पहले सोल्ड हुआ था और तब से कोई वहां नहीं रहा। उसके सुपीरियर ने उसे पहले ही वॉर्न किया था। वो तुरंत स्माइल करने लगी, अब हमें कुछ पेपर वर्क करना होगा। प्लीज अपने ओनर आइडेंटिफिकेशन और ओनरशिप सर्टिफिकेट दिखाइए। यह बोलते हुए उसने मेरी और स्वांगजिंग की तरफ देखा। उसने सोचा क्या यह लड़का ओनर है, फिर तुरंत मना कर दिया, यह बहुत यंग है। ओनर तो कोई मिडिल एज या एल्डरली रिच पर्सन होना चाहिए। ओनरशिप सर्टिफिकेट लाओ, किसी ने भेजा होगा, राइट?
स्टाफ एक पैकेज ले आया। यह मिस्टर अचेन को पर्सनली ओपन करना होगा, प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। स्वांग जिंग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी। मैंने अपना आईडी निकाला और उन्हें दिखाया। फ्रंट डेस्क वाली लड़कियों के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए। उन्होंने पहले ही इस यंग मैन को विला नंबर 1 का ओनर होने की पॉसिबिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया था। उनको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी उनको ऐसे स्लैप मिल जाएगा। जल्दी ही मैटर सॉल्व होने के बाद हम वीआईपी रूम में पहुंच गए। स्वांग मेरे साथ मजाक करने लगा। यंग मास्टर चेन, मैं अश्योर करता हूं, जब भी आप चाहो आज रात इनमें से कोई भी लड़की अपने विला में जाके आपका बेड वार्म करने के लिए रेडी होगी। उसको मेरे लिए कुछ ऑर्गेनाइज करना है, इवन दो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2.5 ईयर्स से डेटिंग कर रहा हूं। मैं अभी भी एक नॉर्मल लड़का हूं। ऐसा मजाक तुरंत मुझे ब्लश करवा दिया। लाफ्स। मेरे डिफीट देख के स्वांग यंग पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर उसने मजाक में बोला, यंग मास्टर ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पोजीशन में फ्यूचर में वह हजारों एक्सेलेंट लड़कियों से मिलेगा। सिर्फ उसको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी, वरना वह रिग्रेट करेगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसे बार बार टीज होना अच्छा नहीं है। एने अचानक सीरियस टोन में बोला, मेरे लिए किसी को मत ढूंढो बेड वार्म करने के लिए। अगर ढूंढना है तो तुम खुद आ जाना। जैसे ही मैंने यह बोला, स्वांग जिंग का फेस जो अभी तक मजाक कर रहा था अचानक रेड हो गया। जो वर्ड्स वह आगे बोलना चाहता था वह जबरदस्ती अंदर ही रह गए। मैं मन ही मन सोचा कि फाइनली मैं जीत गया, इसलिए मैं विनर की तरह हंसा। लाफ्स। 5 मिनट्स बाद एक मिडिल एज्ड आदमी फोन कॉल रिसीव करने के बाद भागते हुए आया। उसने मुझे बोला, मैं हायांग नान हुवंग सेनाई विला का मैनेजर हूं। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वांग जिंग भी उसके साथ फालतू बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर कोई मेरे यंग मास्टर अचेन से बात नहीं कर सकता। हम लोग काफी देर से भाग रहे थे और ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। यंग मास्टर चेन को रेस्ट चाहिए। हुवंग एक्सा ये तुरंत समझ गया लगता है। उसने खुद को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। देखने में अनअप्रोचेबल लगता हूं, लेकिन यह लेडी असिस्टेंट काफी कैपेबल लग रही है। तो उसने तुरंत बोला, मेरी कार में बैठिए, यहां से विला नंबर 1 तक थोड़ा डिस्टेंस है। मैंने बोला, जरूरत नहीं, हम खुद ड्राइव करेंगे, तुम बस हमें आगे लीड करो। हुवैंगसिया अचानक थोड़ा नर्वस फील करने लगा। वो सिर्फ हेल्पलेस होकर बोल सका, प्लीज मेरे पीछे आइए। एक रियल एस्टेट मैनेजर होने की वजह से उसकी कंपनी कार नेचुरली लो एंड नहीं थी। वो एक मेबाक थी जिसका प्राइस अराउंड 3 मिलियन था। जब उसने देखा कि मेरी कार एक पॉश है तो वह थोड़ा सरप्राइज हो गया। जो लोग इस टाइप की कार ड्राइव करते हैं यूजुअली वह थोड़े लो की होते हैं। दोनों कार्स एक के बाद एक हाउसिंग एस्टेट के अंदर एंटर हुई। सिर्फ एक स्पेशल रोड है जो विला नंबर 1 तक जाता है और वहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी असाइन किया गया है। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, फिर भी मैं ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि यह विला बहुत ही बड़ा है। शायद इसे पैलेस कहना भी ओवर नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा था अंदर जाकर देखने के लिए। वांग चाय ने लगता है मेरी सोच देख ली उसने कि एक्ट्रेस स्वांग को दे दी और चला गया। वंगजिया के जाने के बाद मैंने एक्ट्रेस स्वांग से पूछा, तुम ठीक नहीं हो? तुम इतनी कोल्ड क्यों हो इस मैनेजर हैंग से? एक्ट्रेस स्वांग अचानक सीरियस होकर बोली, यह सब लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मैंने उनकी आंखों में ग्रीड और फ्लैटरी देखा है। इन लोगों से ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सर हिला दिया। मुझे लगा मैंने अचानक कुछ समझ लिया। फिर मैं स्वांग के साथ बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ विला के अंदर गया। लक्जरी फ्लोर टाइल्स देख के मुझे उन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस टाइप की टाइल्स का सरफेस स्पेशल होता है। हमने ऊपर एक आर्टिफिशियल ग्लास का लेयर ऐड किया है। हर टाइल का प्राइस अराउंड 5000 युआन होना चाहिए। मुझे लग रहा था मैं ऑलमोस्ट पागल हो रहा हूं। क्या हर स्क्वायर मीटर का प्राइस 30,000 युआन से ज्यादा नहीं है? यह तो सिटी सेंटर के हाउसिंग प्राइस के लेवल का है। यह जो ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन वाजेस का पेयर है यह सोंग डायनास्टी का है और शायद तुम्हारे एंसेस्टर्स से पास डाउन हुआ है। अभी के टाइम में हर एक का प्राइस 12 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। गास्प्स। स्वांग यंग ने बोला कि सिर्फ घर के एंट्रेंस पर ही नहीं, आप जो वॉल पर पेंटिंग देख रहे हैं वो वैन गोग स्टारी नाइट है। इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में डच में लिखा हुआ है। ट्रांसलेटेड मैं बिल्कुल नंब हो गया। मैं और कुछ फील ही नहीं कर पा रहा था। सिस्टम इंडिकेशन आया, फर्स्ट जनरेशन स्पीड मास्टर ने आपकी हेल्प की है।
इस पेंटिंग की करंट एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड $300 मिलियन है। इस बार मैं कंप्लीटली शॉक हो गया। अब मुझे फाइनली एक लाइन समझ आ गई, पॉवर्टी तुम्हारी इमेजिनेशन को लिमिट कर देती है। यह तो सिर्फ आउटर पार्ट है, रियल कलेक्शन स्टूडियो के अंदर है। जो वायलिन है वह पगनिनी का यूज किया हुआ है, कॉर्नर में जो पियानो है वह चोपिन ने गिफ्ट किया था। अब मेरे पास कंप्लेन करने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी, मैं सीधा गिव यूपी करने के लिए रेडी हो गया। मैं बिना हिले वहीं लेट गया। किसको पता था कि स्वांग जिंग का नेक्स्ट सेंटेंस मुझे ऑलमोस्ट डरा के बेहोश कर देगा। आज रात तुम कहां रहोगे? पास के 20 विलास सब तुम्हारे हैं, मैं सिर्फ एक एम्प्टी में रह लूंगा। तुम जब भी कुछ चाहो मुझे ढूंढ लेना। मेरे सर के ऊपर अचानक कुछ ब्लैक लाइंस आ गई। क्या तुम्हारी फैमिली का पैसा कभी खत्म नहीं होता? यह जो विला डेवलपमेंट है, क्या यह सब हमारा है? ऐसा भी नहीं कह सकते। जो छोटे रबिश विलास हैं, जो 300 मीटर स्क्वायर से कम है, वह तुम्हारे नहीं है। बाकी सेकंड लेवल हाउसेज में एक टीम रहती है जो यंग मास्टर को हर टाइम सर्विस करती है, इंक्लूडिंग क्लीनिंग स्टाफ और डॉक्टर्स वगैरह। टोटल 200 से ज्यादा लोग हैं। यह बोलने के बाद स्वांग जिंग चला गया और मैं सोफा पर बैठा हुआ था। मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। तेज दर्द ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। अचानक मेरे पेट से जोर की आवाज आई। मैंने कॉफी टेबल की तरफ देखा, वहां एक सैटेलाइट फोन था। मैंने जल्दी से अपनी डेली लाइफ के शेफ का नंबर ढूंढ लिया। फिर मैंने डायरेक्टली डायल किया, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग यंग मास्टर चेन, आप क्या खाना चाहते हैं? जो भी आप चाहे हम सब प्रिपेयर कर सकते हैं। हे, मैं यह सुनकर हंसा। लाफ्स, यह कुक्स बिल्कुल लिमिट क्रॉस करने से नहीं डरते। मैं मजाक में बोला, अगर मैं ट्यूना मांगू तो क्या वह भी ला सकते हो? कौन सा टाइप का कट चाहिए? मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि वह सच में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड उसने बोला, उनके पास 10 प्राइवेट प्लेन्स हैं। हर वीक वह दुनिया भर में जाकर फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं। कल ही एक नया ट्यूना कट फ्रीजर में स्टोर किया गया है। अगर आप चाहो तो मैं तुरंत अरेंज कर देता हूं। मैंने तुरंत आंखें घुमाई। 10 प्राइवेट प्लेन्स सिर्फ शॉपिंग डिलीवरी के लिए यूज होते हैं। क्या इससे ज्यादा लक्सोरियस कुछ हो सकता है? ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली मुझे सिर्फ एक बोल नूडल्स चाहिए और ज्यादा एग्जैजरेट मत करना। बस थोड़ा सी फूड और वेजिटेबल्स ऐड कर देना। यंग मास्टर चेन प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। स्टाफ 20 मिनट्स में आपको दे देगा। यह थोड़ा हॉट स्प्रिंग जैसा लग रहा है कॉम्पोजिशन में। मुझे लगता है यह थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेटेड है। रिच होना ठीक है, लेकिन यह अननेसेसरी एक्सपेंसेस सोसाइटी के रिसोर्सेज का वेस्ट है। मैं अभी शावर ले निकला ही था, डोर पर नॉक हुआ। उन्होंने मेरे नूडल्स भेज दिए। एक यंग लड़का था, हेड शेफ का बीटा। चाहे वह यंग है लेकिन हार्ड वर्किंग और कैपेबल है। थैंक यू बोलने के बाद मैं टेक अवे बॉक्स ले रूम में वापस आ गया। जब मैंने बॉक्स खोला मैं एकदम शॉक हो गया। यह नूडल्स एक लावा बॉल के साइज का है और इसके अंदर एक किंग क्रैब और कई एबलोन है। मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया, क्या यह नूडल्स भी नॉर्मल नहीं है? क्या यह 82 वाइन से बना है? जल्द ही नूडल्स फिनिश करने के बाद मैंने किंग क्रैब के क्लॉ से फूड के रिमेन्स हटा दिए। मैं बेडरूम में गया, वहां मैंने एक कंप्यूटर देखा जिसमें RTX 8090 ग्राफिक्स कार्ड है। बूट स्पीड सिर्फ 1 सेकंड है और मैं हर रात सीनू का गाना सुनने की आदत बना चुका हूं। इसलिए मैं तुरंत उसके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में एंटर हो गया। लगता है यह मेरी ही वजह से है। उसके फैंस अब 50,000 से 1.27 मिलियन हो गए हैं। जैसे ही मैं एंटर हुआ लाइव ब्रॉडकास्ट रूम सीधा एक्सप्लोड हो गया। मुझे पता था डायरेक्टर लू टेंशन जरूर पूरी रात मेरा वेट करेगा और सच में मैंने उसे देख लिया। लेकिन सीनू ने इन बड़े कमेंट देने वालों को बिल्कुल इग्नोर किया। तुम कौन सा गाना सुनना चाहते हो? जैसे हमेशा जो तुम चाहो वो गाओ। मैं धीरे धीरे सॉन्ग में रिलैक्स हो गया। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो मुझे ब्लश करवा गया। यह कैसी किस्मत है? तो मैंने तुरंत एक प्राइवेट मैसेज भेजा, क्या हम अभी WeChat पर एक दूसरे को ऐड करें? उसने मुझे बोला कि गलत इंटेंशन मत रखना। मैं तुरंत एक्साइटमेंट में स्नैप कर दिया। फिर सॉन्ग सुनते सुनते मैं सो गया। मैं नेक्स्ट डे आफ्टरनून में उठा। मैंने हेड शेफ को बता दिया कि आज मैं बाहर खाने जा रहा हूं। फिर मुझे याद आया कि मैंने कल रात एक इंपॉर्टेंट काम भूल गया। सीनू को WeChat पर ऐड करने के बाद भी मैंने उससे बात नहीं की थी, तो मैंने तुरंत उसे मैसेज भेजा।
सॉरी, कल जब मैं शिफ्ट कर रहा था तो मैं तुम्हारा गाना सुनते सुनते सो गया। कुछ सेकंड्स में मुझे उसका रिप्लाई मिला। वो मुस्कुराकर बोली, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम जैसे रिच लोग हमेशा बिजी होते हो। मैंने रिप्लाई किया कि मैं अभी हायंगनान सिटी में शिफ्ट हुआ हूं, कोइंसिडेंटली स्कूल भी यहीं पर है। मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं हैनन में परमानेंटली रहूंगा। यह सुनते ही मैंने तुरंत ठंडी सांस ली। तुम अभी भी स्टूडेंट हो? मुझे लगा तुम 40 से 50 इयर्स के हो। एक्चुअली मैं 20 इयर्स का हूं। मैं अभी समर वेकेशन के बाद अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में एंटर किया हूं। अभी मैं हायांग वाईएन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। क्या कोइंसिडेंस है? मैं भी हायंगनान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं, लेकिन मैं म्यूजिक पढ़ती हूं। शायद मेरे ग्रेड्स तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं, एंड कल रात मेरे फैंस तुम्हारी आइडेंटिटी गेस कर रहे थे। कुछ लोग बोले तुम एक रिच अनएजुकेटेड एआईआर हो, दूसरे बोले तुम किसी कंपनी के बिग बॉस हो। वो लोग अपना दिमाग पूरा लगा रहे थे, यह ना जानते हुए कि तुम एक्चुअली एक कॉलेज स्टूडेंट हो। मैं आगे घूम के बोला, क्यों एक रिच एआईआर को जरूरी है लेजी पर्सन ही होना? मैं भी एक एक्सेलेंट कॉलेज स्टूडेंट हूं, फुल ऑल राउंड डेवलपमेंट के साथ। वो जरूर किसी बड़ी फैमिली का बीटा होगा। वो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 10 ऑफ मिलियंस कैसे स्पेंड कर सकते हो? मैंने रफली आंसर दे दिया, और फ्यूचर में मुझे रिच मत बुलाना, मुझे चेन बुलाओ। कल तुमने मेरी बड़ी हेल्प की। मेरे फादर को हॉस्पिटल में एग्जैक्टली इसी पैसे की जरूरत थी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला डेफिनेटली मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करूंगा। टेंशन मत लो, अगर जगह बहुत खराब भी हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम बहुत एक्सपेंसिव जगह चूज करोगे शायद मैं कंफर्टेबल फील ना करूं। आफ्टर ऑल हो सकता है तुम मुझ पर बिलीव ना करो, मुझे पासन ही पता चला कि मैं रिच हूं। फिर उसने एक प्लेफुल इमोजी भेजा। ऑब्वियसली वो मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑनलाइन नॉवेल्स में लिखते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अचानक बोलते हैं कि वो एक्चुअली मल्टीमिलियनेयर्स हैं। लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मेरे पेरेंट्स सिंपल नहीं है। अब तो उन्हें यह भी नहीं पता कि वो यूनिवर्स के किस कॉर्नर में पहुंच गए हैं। अभी अभी स्वेंजिंग ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा बोलते हुए कि मुझे अभी के अभी एक डिसेंट आउटफिट प्रिपेयर करना है। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, फिर मैं स्कूल गेट पर पहुंच गया। इस वक्त अनलकी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अलावा स्कूल में ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने जल्दी से एक पार्किंग प्लेस ढूंढ लिया। मैंने एक फेमिलियर आवाज सुनी। वो मेरा रूममेट है। चिनकई क्यों लग रहा है? तुम पिछले कुछ दिनों में और ग्रो हो गए हो। मैं मानने की हिम्मत नहीं कर पाया। लाफ्स, आगे बढ़ो तुम्हारा बॉडी। मैं अभी भी डेवलप हो रहा हूं, तुम्हें पता नहीं था। और तुम घर क्यों नहीं गए? मेरी फैमिली चाहती है कि मैं मास्टर्स डिग्री करूं, और तुम वापस यहां क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं बस रिसेंटली हैनन सिटी शिफ्ट हुआ हूं। चकाई ने जलसी के साथ बोला, यह बंदा सच में बहुत कुछ छुपा रहा है। हैनन सिटी में हाउस प्राइसेस ऑलरेडी 60,000 से ऊपर चली गई हैं। एक घर के लिए लोगों को पूरी लाइफ लड़ना पड़ता है। हाँ, सच बोलूं तो मेरे डैड ने मुझे यह बात सिर्फ 2 दिन पहले बताई। मैं एक सेकंड रिच मैन हूं। आज दोपहर को मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करता हूं, क्या बोलते हो? हम स्कूल के पास सबसे एक्सपेंसिव वुडलैंड रेस्टोरेंट चलते हैं। चंकाई उस वक्त शॉक हो गया। वहां पर पर्सन एवरेज स्पेंडिंग 300 युआन से ज्यादा की है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत लक्जरी है। बकवास बंद करो। सिर्फ हमारी 3 साल की फ्रेंडशिप के लिए भी डिले मत करो, और चाहे मुझे ब्लड बेचना पड़े मैं अच्छी जगह खाना खाऊंगा। कोइंसिडेंटली जैसे ही हम रेस्टोरेंट पहुंचे 2 लोग हमारी तरफ आए। उनमें से एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जियान वैन थी, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड हुओंग स्वान था जो उसका हाथ पकड़े हुए था। उस वक्त वो अभी रिएक्ट नहीं कर पाया था। चकाई ने उल्टा सार्कास्टिकली हंसा। सच में एनिमीज नैरो पाथ पर मिल ही जाते हैं। मैं उस लड़की के साथ कितना अच्छा था। चनकाई यह सब बहुत अच्छे से जानता है। लगभग हर वीक मैं उसके लिए छोटा सरप्राइज प्रिपेयर करता था और उसे स्कूल लेकर जाता था और लाता था। मैंने पैसे भी सेव किए थे उसके लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए। एक वेटर आया और बोला, कितने लोगों के लिए? वेटर के जाने के बाद हम दोनों बात कर रहे थे। अब तुम कहाँ शिफ्ट हुए हो? अगर चांस मिला मैं तुम्हारे घर हायंग विला आने खेलने आऊंगा। अगर तुम्हें स्कूल नॉइजी लगता है तो मेरे घर आकर रह सकते हो। वैसे भी बहुत एम्प्टी रूम्स हैं, खाली रहना भी खाली रहना ही है। चंकाई शायद नहीं जानता, हायंग विला एक ऐसी कम्युनिटी है जहां सिर्फ हाई एंड विलास मिलते हैं।
यह सुनने के बाद उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन साइड में खड़े हंग स्वान ने एक हॉस्टाइल आवाज निकाली। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बिना डरे, जैसे किसी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने हॉस्टिलिटी भरी हो। दूसरे लोग शायद ना समझे, लेकिन उसने समझ लिया क्योंकि उसका खुद का घर विला हायंग में है। उसे अच्छी तरह पता है कि यहाँ सबसे सस्ता भी लगभग 20 मिलियन का है। फिर उसने जानबूझकर जोर से बोला, मुझे लगा तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बस थोड़ा पुअर है, लेकिन पता चला उसका कैरेक्टर भी इतना खराब है। आसपास के कुछ कस्टमर्स ने भी देखना स्टार्ट कर दिया। जो लोग यांग विला को जानते थे उन्होंने तुरंत एक कंटेम्प्चुअस स्माइल दिखाई, मुझे देखते हुए जैसे मैं किसी ऑनलाइन स्टोर का चीप प्रोडक्ट हूँ। यांग विला तो छोड़ो, हायंग सिटी में भी एक नॉर्मल हाउस लेना आसान नहीं है। जो सेंटर ऑफ अटेंशन था बिल्कुल काम रहा। आफ्टर ऑल पिछले 2 दिन के शॉक के बाद मेरी साइकोलॉजिकल क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई है। उस वक्त हायंग ने बोला, यह हमेशा से ऐसा ही है, इम्पोर्टेंट बनने का ड्रामा करना इसकी आदत है। मैंने डिस्डेन के साथ हंसा, लाफ्स, मैंने खुद इतनी मेहनत की उसके लिए, इतना अच्छा बनने के लिए। लेकिन एंड में मुझे यह इवैल्यूएशन मिला। क्या लोगों को इसी कहते हैं कि एंड में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। इसने दोनों कपल को बिल्कुल चुप करा दिया। टास्क प्रोग्रेस 2% बढ़ गया। रैंडमली होस्ट को कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिला जिसमें उसके एंसेस्टर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर मैं शॉक हो गया। मुझे नहीं पता यह एंसेस्टर्स वाला रबिश क्या है, लेकिन इन 2 दिन में सिस्टम के बारे में जो समझा हूं उस हिसाब से यह मेरे एंसेस्टर्स के लिए यूजलेस होगा। मेरे लिए यह शायद अनइमेजिनेबल ट्रेजर है। इतना सारा रबिश मुझे मॉक करने की हिम्मत करता है। आइडेंटिटी के सामने कौन झुकता नहीं है। एक ऑर्डिनरी फैमिली का पुअर बॉय भी उससे ऐसे बात करने की हिम्मत करता है। मैंने देखा वो जोर से मेरा नेक पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यह कि सिर्फ हल्की सी स्क्वीज में उसके मसल्स मेरे सामने बिल्कुल चिकन जैसे लग रहे थे। आफ्टर ऑल मेरा बॉडी अभी अभी डबल हो गया था। धीरे धीरे हंग के फेस पर पेन का एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन देखने में लग रहा था वह फोर्सफुली एंड्योर कर रहा है। मैंने सॉफ्टली उसे सीधा सीट पर धक्का दे दिया। फिर मैंने अपना थोड़ा सा मेसी कॉलर ठीक कर लिया। हैंग ने मुझे रिजेंटमेंट भरी नजर से देखा। ऑब्वियसली उसने अभी काफी लॉस फेस किया है। तुम्हारी चॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं है। यह किस टाइप का कचरा है? 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थ्रेटनिंग तरीके से पास आए। जोंग ने पहले अक्यूज किया, अपना रिस्ट दिखाते हुए बोला, यह दोनों अभी किसी को MAR रहे हैं। लॉबी मैनेजर यह सुनकर गुस्सा हो गया। इस जगह पर लोग फाइट करने की हिम्मत नहीं करते। अगर करते हैं तो वह सच में सरप्राइजिंग है। एने बिल्कुल भी केयर नहीं किया। एने सीधा अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं। कोइंसिडेंटली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड मिल गए। वो मुझे मॉक कर रहे थे कि मैं बिल पर नहीं कर सकता। यंग मास्टर प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, मैं तुरंत यह मैटर सॉल्व करता हूं। आपके फादर ने शायद आपको एक ब्लैक कार्ड दिया होगा। बस उस कार्ड को दिखाने से ही जनरली लोग आपको हाईएस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने फोन रख दिया। स्वनले धीरे से बोला, बस एक्टिंग करेगा, थोड़ी देर में सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं किया। थोड़ी देर बाद फोन उठाया। मैनेजर भी कंफ्यूज लग रहा था, कौन कॉल कर सकता है। सच में 2 मिनट से कम में उसका फोन बजा। कॉलर आईडी में शॉप ओनर का नाम था। बॉस क्या हो रहा है? आपके ब्रांच में एक यंग मैन है, उसे बिल्कुल ऑफेंड नहीं करना। अगर वह सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो रहने का सोचना भी मत। हमारी हेडक्वार्टर्स भी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। मैनेजर भी यह सुनकर कैंप गया। यह स्टोर दुनिया के कई कंट्रीज में प्रॉपर्टीज रखता है, कैसे इतनी इजीली कोलैप्स हो सकता है? इस यंग मैन के पीछे कौन सा टेरिफाइंग पावर है? फोन रखने के बाद उसने बोला, गुड आफ्टरनून, आप मिस्टर चेन है राइट? मैं तुरंत आपको सबसे प्रेस्टिजियस सीट असाइन करता हूं। मैंने सर हिला दिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अभी तक समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। फिर अचानक गुस्से में बोला, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इन 2 रेडनेक्स की वजह से? मैंने सीधा कोल्ड टोन में रिप्लाई किया, इस स्टोर का ओनर होना ही काफी है। एक्चुअली जब हम आर्ग्यू कर रहे थे सिस्टम ने मुझे ऑलरेडी बता दिया 92% शेयर्स मेरे पास हैं। बाकी 8% उन लोगों को रिवॉर्ड के लिए दिए गए हैं जिन्होंने ग्रुप के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया। मैनेजर सुने उसे बोला कि मेरी हर नीड सेटिस्फाई करें, तो उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला कि इन ट्रबल मेकर्स को बाहर निकाल दो।
जियान वैन अचानक पैनिक हो गई। अगर यह दोनों ऐसे ही बाहर निकाले गए तो वह स्कूल में सबका मजाक बन जाएंगे। बट हुवंग काफी काम और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने सीधा बोला, क्या तुम अभी भी बिजनेस करना चाहते हो? यह पहली बार सुन रहा हूं कि कोई कस्टमर्स को किक आउट करना चाहता है। अचानक एक वेटर मैनेजर सू के कान में झुककर बोला, अभी जो डिस्प्यूट हुआ था वह एक्चुअली उस जेंटलमैन की वजह से हुआ था। इनिशिएटिव भी उसने ही लिया था। मैनेजर सू यह सुनकर मुस्कुराया। जब तक हम सही हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई डिसैटिस्फैक्शन है तो तुम ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। हुवंग क्लियरली जानता था कि वह गलत है, चाहे वह एक खुदाई ही क्यों ना हो, लेकिन उसका फादर सिर्फ एक शेयर होल्डर है। ऐसा बोलने से जरूरी नहीं लोग उसे रिकॉग्नाइज करें। मुझे देखकर मैंने एक प्लेफुल स्माइल दी। क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम मेरा क्या बिगड़ सकते हो? अगर हिम्मत है तो इस स्टोर को खरीद लो। हुवंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पिटने लायक हूं। वो ऑलमोस्ट खुद को रोक नहीं पाया और वापस अटैक करने वाला था, लेकिन मेरी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और आसपास खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाया। यह देखकर भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैंने सीधा उससे बोला, मैं तुम्हें बताना भूल गया, सिर्फ यह स्टोर ही नहीं, इस ब्रांड के सारे चेन्स भी मेरे हैं। अगर तुम इस स्टोर को खरीदना चाहते हो तो शायद तुम्हें पूरा ग्रुप पहले खरीदना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि रेस्टोरेंट ग्रुप की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन एक लिस्टेड ग्रुप कभी सिंपल नहीं होता। फिर मैंने हाथ हिला दिया और मैनेजर सू से बोला, यह तुम हैंडल करो। फिर मैं एक वेटर के साथ रेस्टोरेंट के रिजर्व वीआईपी टेबल की तरफ चला गया। चाहे सिचुएशन टेंस थी, फिर भी मैनेजर स्माइल मेंटेन कर रहा था। यह बिना वजह नहीं है कि बिजनेस ग्रुप इतना बड़ा है। आसपास के लोग भी काफी बातें कर रहे थे। यह यंग लड़का सोच रहा था कि थोड़ा पैसा होने से लोगों को इंटिमिडेट कर सकता है। इस बार यह अपने जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से टकरा गया। अगर मैं होता तो कहीं छुप जाता। आसपास के लोगों की बातें उन दोनों को और भी एम्बेरस कर रही थी। यहां रुकना सिर्फ और एम्बेरसमेंट बढ़ाता। फिर गुस्से में उसने जियान यून को छोड़ दिया और बाहर भाग गया। जियान यून भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो सीधा उसके पीछे भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अपना गुस्सा कहाँ निकाले, तो उसने सारा गुस्सा जियान यून पर निकाल दिया। मुझे खुद काम करके पैसे सेव करने पड़ते थे गिफ्ट्स खरीदने के लिए। मुझे कभी पता नहीं था कि उसकी फैमिली के पास इतना पैसा है। हुवंग ने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा लॉस फेस नहीं किया, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वह मुझे एम्बेरस करेगा। लेकिन जियान युवान ने उसे एडवाइस किया कि ट्रबल से दूर रहे। उसे डर था कि वह कुछ गलत ना कर दे और उसमें वह भी फंस जाए। इस वक्त मैं वीआईपी रूम में पहुंच चुका था। 2 टोमाहॉक स्टेक्स मीडियम, साथ में अर्जेंटीना प्रॉन्स और एक फोगरा। मुझे पता था चंकाई यह ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए मैंने सब एक साथ ऑर्डर कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ उतना ही ऑर्डर किया जितना 2 लोग खा सकें। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ जल्दी अरेंज कर देंगे। तुम थोड़ा ज्यादा ही ओवरबोर्ड नहीं जा रहे? 3 साल के क्लासमेट्स, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम इतने रिच हो? तुम जैसे रिच आदमी, एक्चुअली तुमने पहले मुझसे पैसे बोरो किए थे। मैंने एक्साइटेड चंकाई को हल्का सा पुश किया। मुझे भी यह सब रिसेंटली ही पता चला है। मैं पहले एक्टिंग नहीं कर रहा था। चंकाई जो बिलीव नहीं कर रहा था, उसे देखकर मैंने और ऐड किया, देखो 3 साल में मेरे पास सिर्फ एक बाइक थी और वह भी मैंने जियान यून को दे दी। चंकाई ने ध्यान से सोचा। उसे लगा यह बात पॉसिबल है। आफ्टर ऑल कोई इतनी देर तक प्रिटेंड करे तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसीलिए उसने धीरे से पूछा, अपने फ्रेंड को बताओ तुम्हारी फैमिली के पास कितना पैसा है। तुम शायद बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद नहीं पता मेरे पेरेंट्स ने कितना पैसा छोड़ा है। यह हायांग विला क्या है? वहां के हाउसेस का प्राइस बहुत हाई होगा, राइट? कम से कम 60,000 पर स्क्वायर मीटर। मैंने सर हिलाकर मना किया और 10 उंगलियां दिखाई। मेरा मतलब था 1.5 लाख पर स्क्वायर मीटर। अगर रेस्टोरेंट ना होता तो चंकाई शायद टेबल पर ही जोर से हाथ मार देता। यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 1.5 लाख पर स्क्वायर मीटर, यह तो बिल्कुल रॉबरी जैसा है। मेरे होम टाउन में मैं पूरा घर खरीद सकता हूँ। मुझे डर था वह और क्वेश्चंस करेगा और उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, इसलिए मैंने सीधा बोला, जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तब तुम खुद समझ जाओगे। आफ्टर ऑल मेरे घर की कोई भी पेंटिंग या कैलीग्राफी पूरे घर के प्राइस से ज्यादा की है।
उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस मजाक में कहा, हम भाइयों ने 3 साल पहले डिसाइड किया था कि हम वेल्थ एंड पावर के लिए स्ट्राइव करेंगे। अब तुम्हारे पास पैसा है, हमें भूल मत जाना। मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अपने रूममेट्स को जरूर सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैंने सीधा बोला, अगर तुम्हारे पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है, बिना हेजिटेशन मुझे बताओ, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। मैं बस इसी बात का वेट कर रहा था। अब हमने एक गेम का प्रोटोटाइप बना लिया है। अगर यह बन गया तो मार्केट में डेफिनेटली हिट होगा। मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। हमारे डॉर्मेट्री में सिर्फ मैं ही फिजिक्स पढ़ता हूं, बाकी 3 कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और गेम्स को बहुत पसंद करते हैं। इस पॉइंट पर चंकाई ने साइ किया, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास गेम सर्वर्स बनाने का कैपिटल नहीं है और स्टाफ की भी कमी है, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। मुझे अचानक एक आइडिया आया, इसमें इतना मुश्किल क्या है? मैं तुम्हें 10 मिलियन इन्वेस्ट करता हूं, क्या यह इनफ है? तुम 2 बार खांसे, मैंने मुंह खोला और सीधा 10 मिलियन बोल दिया। कौन हैंडल करेगा यह? अगर इनफ नहीं है तो मैं तुम्हें 100 मिलियन दे देता हूं, एक्सक्लेम्स। चंकाई यह सुनकर और जोर से खांसने लगा, तुम्हारी फैमिली कितनी रिच है। यह बात नहीं कि इनफ नहीं है, बस तुम बिना सोचे सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हें स्कैम कर लेंगे? मैंने मुस्कुराकर बोला, कुछ मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अच्छा भाई फेल भी हो गया तो लॉस ही होगा, हम दोबारा ट्राई करेंगे। चंकाई बिल्कुल चुप हो गया। आजकल पैसा ऐसे यूज होता है, कुछ मिलियन का लॉस भी लॉस नहीं लगता। इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करो, मैं टाइम निकालकर अपनी सेक्रेटरी को तुमसे कांटेक्ट करने को बोलूंगा। अगर सब THE के रहा तो फंड्स तुरंत आ जाएंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, मैं सिर्फ पैसा दूंगा, बाकी सब तुम लोग हैंडल करोगे। जब पैसा हो कुछ भी ट्राई किया जा सकता है। हम दोनों और ज्यादा एक्साइटेड होते गए। अब जबकि चंकाई ने डिसाइड कर लिया है कि वह गेम्स बनाएगा, तो वह पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान छोड़ देगा और अपनी सारी एनर्जी अपने करियर के फर्स्ट स्टेप में लगा देगा। खाना पीना करने के बाद मैं वापस विला आ गया। घर पहुंचते ही मुझे एक कॉल आया, एक ऐसे इंसान का जिससे मैंने काफी टाइम से बात नहीं की थी। मैंने देखा वह मेरा पुराना क्लासमेट हायन ई था। हियाई के फेस पर खुशी थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने मुझे ज्यादा कॉल नहीं किया, लेकिन जब भी बात होती थी लगता था जैसे स्कूल डेज वापस आ गए हैं। उसने बोला, 15 दिन बाद हमारा हाई स्कूल एनिवर्सरी है, हमारे ट्यूटर चाहते हैं कि हम उनसे मिलने आए। यह सुनकर मुझे खुशी हुई, काफी टाइम हो गया था। माइल्यू हम मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना क्लास के कुछ लोग डेफिनेटली शो ऑफ करने आएंगे। तुम्हें मेंटली रेडी रहना होगा। अचानक उस मोमेंट सिस्टम ने टास्क एक्टिवेट किया, स्कूल एनिवर्सरी में स्टैंड आउट करो। रिवॉर्ड एक ऐसी आइटम जो एंसेस्टर ने एक्सीडेंटली खो दी थी। यह सुनकर मेरे लिप्स पर स्माइल आ गई। इस बार कोई शो ऑफ करेगा और मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं यूनिवर्स की दुनिया का ब्राइटेस्ट स्टार बनूंगा। लेकिन मुझे एक और शॉकिंग बात पता चली, हमारी फैमिली का इंग्लिश रॉयल्टी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए वह चीफ डिजाइनर को इनवाइट कर पाए। इस वक्त राम के फेस पर स्माइल थी। उसकी एज में वह इतनी दूर नहीं आना चाहता था, लेकिन 5 मिलियन पाउंड्स की यह सैलरी और प्राइवेट प्लेन के साथ उसे सिर्फ हर साल स्टूडेंट्स ट्रेन करने थे। अगर नेशनैलिटी चेंज कर सकता तो वह मेरा एक्सक्लूसिव डिजाइनर भी बनने को तैयार था। लॉन्ग टाइम नो सी। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बेबी थे। एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन मैंने उसमें बहुत इंफॉर्मेशन समझ ली। राम सर ने मेरे पेरेंट्स के लिए भी क्लोथ्स डिजाइन किए थे। राम ने जल्दी से सर हिला दिया। वो बहुत पहले की बात है। मैंने सुना तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो, इसलिए उन्होंने सब कुछ चुप कर रखा था। अब उन्होंने तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, इसलिए मुझे तुमसे मिलने बुलाया गया। तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे देखें तो तुम अभी भी मेरे एल्डर हो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा। क्या तुम बिलीव करोगे? मैंने बाहर से काम रहकर सर हिला दिया, लेकिन अंदर से मेरा हाथ जोर से धड़क रहा था। इंग्लिश क्वीन का इनविटेशन, दुनिया में बहुत कम लोगों को यह ऑनर मिलता है। जल्द ही राम ने मेरा मेजरमेंट लिया। फिर उसने मुझसे मेरी फेवरेट स्टाइल्स और डिजाइन्स के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि मैं आधे महीने बाद स्कूल सेलिब्रेशन में जाऊंगा, उसने तुरंत बोला, गारंटीड काम कंप्लीट हो जाएगा। हाफ मंथ एक परफेक्ट आउटफिट डिजाइन करने के लिए काफी है। मुझसे बाय कहकर राम तुरंत फैक्ट्री चला गया। इस बीच स्वांग जिंग का काम नहीं था। अगर यंग मास्टर स्कूल सेलिब्रेशन में जा रहे हैं तो उन्हें डेफिनेटली शो ऑफ करना होगा।
अगर वह फेमस स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, बस अपने नेम पर अल्मा मेटर को एक डोनेशन दे दो। यह सुनकर मैंने तुरंत अपने सर पर हाथ मारा, मुझे यह पहले क्यों नहीं सोचा। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अलुमनी का इन्फ्लुएंस और वह उनके लिए क्या बेनिफिट्स ला सकते हैं। तो मैंने तुरंत पूछा, मेरे अकाउंट में अभी कितना कैश अवेलेबल है। मैंने अभी तक उनके एसेट्स का सिर्फ एक पार्ट कंट्रोल किया है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंक्स मिलाकर लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यह कैसे पॉसिबल है? गास्प्स, मुझे लगा मैंने गलत सुना। उसे सिर्फ इतना पता था कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन के एसेट्स 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होते, लेकिन वह सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास जो कैश अवेलेबल है वह उसके टोटल एसेट्स का 4 गुना है। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि उसने अभी कहा था कि उसने सिर्फ एक पोर्शन एसेट्स कंट्रोल किया है, तो बाकी एसेट्स क्या हैं? उसकी फैमिली के एसेट्स 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 7 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या फैमिलीज उन्हें मैनेज करते हैं और हमारी स्वैंग फैमिली सिर्फ सबसे छोटा पार्ट हैंडल करती है। यह सुनकर मैं लगभग बेवकूफ हो गया। मैं बालकोनी में गया और एक गहरी सांस ली। वो चक्कर वाला फीलिंग थोड़ा THE के हुआ। मैंने आसमां की तरफ देखा, जोर से हंसने की कोशिश करते हुए। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पेरेंट्स क्यों चाहते थे कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊं। वो बस मुझे एक रेडनेक जैसा ट्रेन करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद रूम में वापस आते हाय मुझे अपनी अल्मा मेटर से एक इनविटेशन मिला। फिर मैंने अपना फोन उठाया और प्रिंसिपल ऑफिस का नंबर डायल किया। इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में एक 50 साल से ज्यादा उम्र का मिडिल एज्ड आदमी इस साल के एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स लिस्ट को देखकर उदास था। यह एन हाई स्कूल नंबर 2 का करंट प्रिंसिपल है। क्स्यूमन यह स्कूल एन का एक की हाई स्कूल माना जाता है, लेकिन यह सिर्फ सेकंड का टाइटल हाई लेकर चल रहा है, क्योंकि नंबर 1 एन हमेशा इस पार हैवी प्रेशर डालता है। खासकर पिछले 2 दिन में नंबर 3 सेकेंडरी स्कूल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आया है। उसने स्कूल को 10,000 डोनेट किया, जिससे स्कूल का डेवलपमेंट हुआ और अब ये सेकंड स्कूल थर्ड बनने के डेंजर में है। अचानक फोन बाजा। मैंने सीधा अपनी तरफ से स्कूल एनिवर्सरी के बारे में पूछने की बात कही। क्स्यूमन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यूज आज सुबह से 200 कॉल्स मिल चुके थे जो स्कूल एनिवर्सरी के बारे में पूछ रहे थे। उसने सोचा यह कॉल भी वैसे हाई होगा। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा फोन में बोला, क्या स्कूल स्टूडेंट से डोनेशन एक्सेप्ट करता है? क्स्यूमन ने मेरे साथ कुछ लाइंस बात की और यूज पता चल गया कि मैं 16th जनरेशन ग्रेजुएट हूँ। अभी मैं मैक्सिमम 3rd ईयर यूनिवर्सिटी में हूँ, इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। उसने इनडायरेक्टली बोला, डोनेशन अमाउंट ज्यादा मैटर नहीं करता, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डू। हम बाद में अमाउंट डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं नोट कर लेता हूँ। स्कूल सिर्फ कैश डोनेशन एक्सेप्ट करता है। ऑफ कोर्स टाइप पार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या तुम्हें स्कूल के एंट्रेंस पार जो स्टैचू है याद है? वो भी एक फेमस अलुमनी ने डोनेट किया था। मैंने बोला, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा। मैं पहले 10 बिल्डिंग्स डोनेट करता हूँ। लाफ्स या सुनते हाई क्स्यूमन की आवाज हिल गई। फिर वो हल्की सी मुस्कुराया। यूज लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं प्लान करता हूँ कि 100 मिलियन डोनेट करूँ अपने स्कूल को सपोर्ट करने के लिए। इस पैसे से क्लासरूम्स और लैबोरेटरीज बनेंगी और बाकी पैसे स्कूल के इक्विपमेंट इंप्रूव करने में यूज होंगे। क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो? मैंने बोला, ऑफ कोर्स, या सच है। इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैंने कब झूठ बोला है? क्स्यूमन ने ध्यान से सोचा, या चेन वैसे लड़का नहीं है जो फालतू शरारत करे, जैसे बाथरूम में झांकना या टीचर्स के पॉकेट में स्नेक डालना। इसका कैरेक्टर काफी सीधा है, लेकिन फिर भी वो फुली बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने सीधा बोला, अभी मैं इन स्कूल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं, फिर हम बाद में बात करेंगे कैसे यूज करना है। फिर मैंने फोन रख दिया। उसके तुरंत बाद मैंने रिच सिस्टम एक्टिवेट किया। अब मेरी हेल्प करो 100 मिलियन फंड्स ट्रांसफर करने में मेरा हाई स्कूल अकाउंट में। मुझे स्कूल अकाउंट का एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, लेकिन सिस्टम की कैपेबिलिटी मेरा इमेजिनेशन से बाहर है। सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट्स में हो जाएगा। यह सुनकर मैं हल्का सा हंसा। पहले 100 मिलियन मुझे बहुत बड़ा अमाउंट लगता था, लेकिन अब मेरा बिलियंस के सामने या समुंदर में एक बूंद जैसा है। सिर्फ बैंक इंटरेस्ट हाई 100s ऑफ मिलियंस में कैलकुलेट होता है और वो 7 बड़ी फैमिलीज मेयर इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रही है।
इस वक्त क्स्यूमन ने फोन रख दिया। वो पूरा का पूरा स्तन रह गया। वो सोच रहा था कि जो मैंने प्रॉमिस किया है वो सच है या नहीं, और 5 मिनट्स के अंदर हाई स्कूल के फाइनेंस ऑफिस से कॉल आया। उसने सिर्फ फाइनेंस डायरेक्टर की कंपती हुई आवाज सुनी। कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, स्कूल अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आया है, टोटल 100 मिलियन एक्सक्लेम्स। क्स्यूमन ने तुरंत शॉक में गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी काम रहकर बोला, या पैसे कहाँ से आए हैं? क्या तुमने चेक किया? फाइनेंस डायरेक्टर ने जवाब दिया, मैंने बैंक से कंफर्म किया है, या एक प्राइवेट अकाउंट से आया है, लेकिन वो डोनर की आइडेंटिटी नहीं बता सकते। मेन भी कंफर्म नहीं कर पा रहा या कहां से आया है। क्स्यूमन की सांस तेज हो गई, फिर वो धीरे से बोला, मुझे पता है किसने डोनेट किया है। यूज कभी नहीं सोचा था कि मेरी बात सच निकलेगी। 100 मिलियन फंड्स वो वैसे हाई आ गए जैसे मैंने बोला था। फाइनेंस डायरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्स्यूमन ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, या हमारे स्कूल के एक अलुमनी का डोनेशन है। तुम अभी मेयर ऑफिस आओ, इस पैसे का प्लान बनते हैं। शायद इस बार हम नंबर 1 स्कूल को बीट कर सकते हैं। जैब मुझे पता चला कि 100 मिलियन ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है। मैंने दोबारा क्स्यूमन के ऑफिस में कॉल किया। क्स्यूमन की टोन तुरंत बहुत एक्साइटेड हो गई। वो ऑलमोस्ट रोने पड़ा आया था। उसने बोला, इस पैसे से स्कूल की एजुकेशनल पावर डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पार चली जाएगी। मैंने बोला, पहले डिसाइड करते हैं इस पैसे का यूज कैसे होगा। हाफ अमाउंट से 10 टीचिंग बिल्डिंग्स और लेबोरेटरीज बनते हैं। मेन बात फिनिश भी नहीं कर पा रहा था कि उसने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मेन इतना नहीं सोच पा रहा। मैंने सीधा बोला, मेन तुम पर ट्रस्ट करता हूं, तुम हाई अरेंजमेंट करो। क्स्यूमन की आंखों में एक्साइटमेंट के आंसू आ गए। मेन प्लान करता हूं कि 10 मिलियन यूज करके एक टीचिंग बिल्डिंग और एक लैबोरेटरी बनाई जाए। फिर स्कूल के हार्डवेयर फैसिलिटीज इंप्रूव किए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा स्कूल में एआईआर कंडीशनिंग लगना। मेन सब बच्चों के लिए एसी चेंज करवा दूंगा। एक्साइटमेंट में उसने सोफा पार पंच मारा। फाइनली वक्त आ गया। मेरा 3 साल का ड्रीम था कि स्कूल में एसी लग जाए। क्स्यूमन ने कंटिन्यू किया, फंड्स का एक पार्ट मेन प्लान करता हूं कि प्रोविंस के टॉप टीचर्स को हायर करने में यूज हो, और एक स्कॉलरशिप भी सेट की जाएगी जो आउटस्टैंडिंग और पुअर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगी। यह सुनकर मुझे लगा उसका प्लान बहुत अच्छा है। तुम सच में सब कुछ सोच लेते हो। क्स्यूमन ने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते ही बोला, या फंड तुम्हारे नेम पर रखा जाएगा। इसका नाम होगा चेंजिंग फंड। तुम्हें कैसा लगता है? मैंने सोचा, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। मेन इस फंड को एक इनिशिएटर की तरह देखता हूं। फ्यूचर में और अलुमनी भी डोनेट करेंगे। इसका नाम होगा चिल्ड्रन ऑफ द ओशन फंड। जो तुम्हें THE के लगे वो करो। एंड हाई स्कूल ने थैंक्स बोला। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मैंने बोला, मेन भी तो इसी स्कूल का ग्रेजुएट हूं। अपनी अल्मा मेटर के लिए कुछ करना बिल्कुल सही बात है। अचानक क्स्यूमन को डाउट हुआ, एक 3rd ईयर स्टूडेंट के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? क्या उसने कोई शॉर्टकट लिया है? मैंने सीधा एक्सप्लेन किया, मुझे भी यह सब रिसेंटली हाई पता चला है। मेरे पेरेंट्स दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं और अनहोन मुझे फैमिली बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट दे दिया है। क्स्यूमन मुस्कुराया, तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल लगती नहीं है, लेकिन इतना पैसा एक साथ मूव करना तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने बोला, इस बात की टेंशन मत लो। या अमाउंट मेरी फैमिली के लिए बस एक ड्रॉप इन द बकेट है। अगर 100 मिलियन इनफ नहीं है, मेन और डोनेट करूंगा। बाकी सब काम मेन अन लोगों पर छोड़ता हूं। मेन सिर्फ पैसा देता हूं। अगर लॉस भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। रात जल्दी आ गई। मेन यूजुअल की तरह लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था, लेकिन देखते हाई मेन शॉक हो गया। जिस अकाउंट ने चाइना में 10 मिलियन गिफ्ट्स भेज चुका था, उसके अब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। फिर मैंने प्राइवेट मैसेजेस चेक किए। अचानक 10,000 मैसेजेस आ गए। वो डेट के लिए नहीं, सब सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे। मैंने एक CHEZ को प्रेस किया। या कंप्यूटर बहुत अच्छा है। आजकल के ऑल इन वन कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो गए हैं। लेकिन सिस्टम ने बोला, तुम्हें कौन सी आंख से या ऑल इन वन कंप्यूटर लग रहा है? इस विला के नीचे एक छोटा सुपर कंप्यूटर है। 80 मिलियन का ग्राफिक्स कार्ड है। मॉडल B200। गास्प्स, या सुनकर मेरा जो ग्राउंड पार गिर गया। या इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। यूजुअली या नेशनल डिफेंस और साइंस के लिए यूज होता है, लेकिन मेन ISE गेम्स और लाइव स्ट्रीम देखने के लिए यूज कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद मेन टीचर पार्क के ब्रॉडकास्ट रूम में एंटर किया। उसने तुरंत बोला, क्या तुम लीग ऑफ लेजेंड्स साथ में खेलना चाहते हो? हमारी टीम में एक प्लेयर की कमी है। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया।
लेकिन नेक्स्ट सेकंड मुझे पता चला कि मेरे पास इस रीजन का अकाउंट नहीं है। तो मैंने कमेंट्स में लिखा कोई भाई अपना अकाउंट लेंड करेगा? फ्री में नहीं, बिल डायरेक्टली टीचर पार्क को भेज देना। अचानक कमेंट सेक्शन एक्सप्लोड हो गया। प्रोफेसर पार्क की टीम सब मास्टर लेवल या उससे ऊपर के प्लेयर्स है। किसी ने तुरंत मुझे एक अकाउंट भेज दिया। मैंने बिना कुछ बोले लॉग इन किया, सीधा 1 लाख यूएन रिचार्ज किया। मैंने सारे स्किन्स खरीद लिए। कमेंट सेक्शन के सब लोग शॉक हो गए, किसकी इतनी किस्मत मिली। अगली बार अकाउंट मांगते वक्त पहले बोल देना। प्रोफेसर पार्क ने बोला वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा। बाकी सब मेरे पुराने टीममेट्स है। जब मेन प्रोफेशनल खेलता था, अब सब रिटायर्ड हो चुके हैं। वो लोग है रिस्पेक्टिवली वुड और शदोई, और एक लड़का भी। कंप्यूटर का माइक्रोफोन प्लग करने के बाद मैंने हेलो बोला। मुझे अभी भी याद है पहला लीग ऑफ लेजेंड्स लाइव स्ट्रीम जो मैंने देखा था, वो एक चैलेंजर का मैच था और मेरा स्किल इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन गेम में मेन फिर भी वीक था। लेकिन सोरा हमेशा मेरी हेल्प करता था अपोजिंग टीम के मिडफील्डर को पकड़ने में। एंड में भी 4 लोगों ने पूरी कोशिश की मुझे फाउंटेन से बचाने के लिए। अनहोन मुझे क्विंटपल एलिमिनेशन लेने दिया। सिचुएशन देखकर लग रहा है बॉस लू अब एस्केप करने वाला है। बॉस लू का मैरिज प्रपोजल टीम कहा है, मिस सीनू के लाइव स्ट्रीम में मिलो। प्रोफेसर पार्क ने सिचुएशन समझ ली। 3 दिन बाद शंघाई में लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आकर खेलना। एने रिप्लाई दिया इंश्योर करने के बाद कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपॉइंटमेंट सेट किया। 3 दिन बाद शंघाई में मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीनू के लाइव स्ट्रीम पर। मैंने सुना कि वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन में जा रहा है। मेरा मूड अचानक बहुत बेटर हो गया। इस बार मुझे उसका रील अपीयरेंस अपनी आंखों से देखना हाई होगा। कुछ देर बात करने के बाद मैं सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि लास्ट मिशन का रिवॉर्ड सिस्टम ने अभी तक नहीं दिया है। चाहे एंसेस्टर्स का छोड़ा हुआ गार्बेज सुनने में बेकार लगे, लेकिन मुझे लगता है या जरूर कुछ शॉकिंग होगा। सिस्टम ने बोला तुम्हें फाइनली याद आ गया। होस्ट नंबर 99 ने कहा था तुम हमेशा केयरलेस रहते हो। अगर चांस मिला तो मैं यूज एक लेसन सिखाऊंगा। या सुनकर मैं वही पार जम गया। तो यह सब मेरे फादर का ऑर्डर था, मतलब मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकता। जैसे हाय उसने या बोला, मेरे माइंड के अंदर एक छोटा स्क्वायर स्पेस अपीयर हुआ। कुछ देर देखने के बाद मुझे समझ आया कि यह इंडिपेंडेंट है। तो मैंने सिस्टम से पूछा यह क्या है। सिस्टम ने रिप्लाई दिया यह रॉकेट साइंस से बना है, एक इंडिपेंडेंट और मोबाइल स्पेस है। लेकिन अभी तुम सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर स्पेस हाई यूज कर सकते हो। या सुनकर मैंने गहरी सांस ली। चाहे सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर हो, लेकिन इसे बहुत कुछ किया जा सकता है और मेन आईएससी सिर्फ एक थॉट से यूज कर सकता हूं। स्पेस के अंदर कैमरा जूम करता है। क्या तुम्हें एक छोटा पोर्सलेन जार दिख रहा है? मैंने डाउट के साथ पूछा क्या यह एंटिक हो सकता है? यहाँ मेडिसिनल हर्ब्स की स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर 5 राउंड ब्लैक चीजीन थिन, वो थोड़ी फुट पिल्स जैसी लग रही थिन। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया या नॉर्मल चीजीन नहीं है, या 15th जनरेशन के प्रीवियस होस्ट का बनाया हुआ है। जब वो हीलिंग के लिए मोर्टालिटी मेडिसिन बना रहा था, तब एक्सीडेंटली एक्सप्लोजन हो गया। रिजल्ट में या फेल्ड प्रोडक्ट बन गया। ओरिजिनली वो आईएससी डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन मैंने आईएससी रख लिया। या सुनकर मैं फिर से स्पीचलेस हो गया। मेरी फैमिली का इंसान से क्या कनेक्शन है? सिस्टम ने कंटिन्यू किया। 15th जनरेशन होस्ट ने से अल्केमी का बहुत नॉलेज सीखा था। तब तक वो एक अल्केमी मास्टर बन चुका था। लोगों की लाइफ 10 या 20 साल बढ़ा देना उसके लिए मुश्किल नहीं था। या सुनकर मुझे अंदर से बहुत प्राइड फील हुआ। इन 5 गार्बेज पिल्स का क्या यूज है? क्या यह लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं? पिछले कुछ दिनों में मैंने या डू वर्ड्स कितनी बार बोले हैं, मुझे खुद नहीं पता। अगर या 5 पिल्स मेडिसिन वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाए तो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। और या ट्रेजर एक्चुअली मेयर एंसेस्टर्स का डिस्कार्ड किया हुआ ट्रैश है। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं ऑलरेडी काफी सिंपल लाइफ जी रहा हूं। उनका छोड़ा हुआ ट्रैश भी इतना पावरफुल है, तो उनके ट्रेजर्स जो अनहोन एक्सीडेंटली लूज किए होंगे वो कितने पावरफुल होंगे। अब मैं नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट डे का सीन आता है। मुझे मैजिक सिटी जाना था। सुबह सुबह हाई मेन वायडक्ट पर ट्रैफिक में फंस गया। मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन के क्रेज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। हर सिटी से काउंटलेस फैंस आए दी अपने फेवरेट होस्ट्स का रियल फेस देखने के लिए। ट्रैफिक बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था। मैंने बोला प्रोफेसर पार्क आप पहले चले जाओ।
अगर नॉर्मल दिन होता तो वेट करना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज उनका एक इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग है। वो वंगशन चाहे चाइना का रिचेस्ट मैन ना हो, लेकिन डेफिनेटली टॉप 3 में है। मैंने एक्साइटेड होकर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ी देर में शिप पकड़ लूंगा। या वंगशन मैं आईएससी जानता हूं, वो फोर्ब्स रिच लिस्ट के टॉप 3 में से है। वांग यिलिन का बीटा उसका एक फेमस डायलॉग है, मेन फ्रेंड्स बनते वक्त या नहीं देखता कि उनके पास पैसे है या नहीं। वैसे भी उनके पास शायद नहीं होते, मेरे पास तो है, या डायलॉग इंटरनेट पर वायरल हो गया था, इसलिए वो खुद भी एक पॉपुलर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया। मेन रोड पर लंबी लाइन ऑफ कार्स देख रहा था। मैंने कैजुअली बोला मुझे बहुत देर से बाथरूम जाना है, काश मेरे पास प्लेन होता। सिस्टम ने तुरंत बोला तुम्हारे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, वो एयरपोर्ट पर पार्क है। या सुनकर मेन शॉक हो गया। वैसे भी मेरे घर का सी फूड और मीट प्राइवेट प्लेन से आता है, तो हेलीकॉप्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। या सोचकर मैंने तुरंत स्वेन जेआईएन को कॉल किया। मैंने बोला आगे ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हम कई घंटों से मूव नहीं कर रहे हैं। स्वेन जेआईएन ने कैजुअली बोला इतनी छोटी बात के लिए टेंशन क्यों? तुम्हारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर रेडी है, 20 मिनट्स में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। या सुनकर मैं एक्साइटमेंट में उछल गया। लाफ्स, पैसे होना सच में अच्छा होता है, लगता है मैं जल्द ही इस जगह से निकल जाऊंगा। 20 मिनट्स बाद आसमां में एक जोर का आवाज गूंजा। एक पूरा ब्लैक हेलीकॉप्टर आसमां से नीचे उतर रहा था। रोड पर सब लोग शॉक में द। मैंने हेलीकॉप्टर देखा और वही पास तन रह गया। मुझे लगा छोटा हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन या तो ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा था। इसका हवा का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था जैसे नीचे के व्हीकल्स को उड़ा देगा। सिस्टम ने बताया यह हेलीकॉप्टर एक रिटायर्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से मॉडिफाई किया गया है। तुम्हारे फादर ने कुछ साल पहले $20 मिलियन देकर आईएससी सीक्रेटली खरीदा था। यह सुनकर मेरा जॉ ऑलमोस्ट गिर गया। मेरे फादर का स्टाइल काफी वाइल्ड है। लाफ्स। रोड पर सब ड्राइवर्स शॉक में। यह हेलीकॉप्टर हाईवे पर क्यों रुक गया? क्या किसी को पिक करने आया है? मैंने कभी इतना बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं देखा। क्या किसी को इंजर्ड है? यूज हॉस्पिटल ले जाना होगा। जब लोग बात कर रहे द टैब प्लेन से एक लैडर नीचे आया। 4 ब्लैक सूट वेल आदमी नीचे उतरे। उनके हाथ में सस्पेंशन रोप जैसा कुछ था। उन्होंने केएन पोर्श को टाइटली सिक्योर किया, फिर वो तुरंत हेलीकॉप्टर में वापस चढ़ गए। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। प्लेन तुरंत ऊपर उठ गया। मेरा 2 टन से ज्यादा वेट वाला कार आसानी से हवा में उठ गया। मैं पहले प्लेन में बैठ चुका हूं, लेकिन यह एक्सपीरियंस पहली बार था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं रोप टूट ना जाए। अगर इतनी हाइट से गिर गया तो मेरा क्या होगा? सिस्टम ने बोला काम रहो, या हेलीकॉप्टर टैंक तक उठा सकता है, 10 टन से कम कुछ भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। फिर भी मैं अंदर से डरा हुआ था। हेलीकॉप्टर स्मूथली लाइव एग्जीबिशन की तरफ उड़ रहा था। इस बीच बहुत लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ हाई मिनट में यह वीडियो वायरल हो गया। सब प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग में आ गया। टाइटल था अनरियल। एंगजो बे ब्रिज पर ट्रैफिक जैम। एक केएन पोर्श ओनर ने हेलीकॉप्टर बुलाकर अपनी कार यूडीए दी। हेलीकॉप्टर इतना बड़ा था और कार को हवा में ले जा रहा था, इसलिए सबका अटेंशन अट्रैक्ट हुआ। जिसने भी देखा फोटो या वीडियो लेने से खुद को रुक नहीं पाया। ऐसे सीन लाइफ में एक बार हाई देखने मिलते हैं। इस वक्त प्रोफेसर पार्क और उनके ओल्ड टीममेट्स ऑलरेडी वेन्यू पार द। में एक हैंडसम इन्फ्लुएंसर भी था, वांग सॉन्ग। उसकी बिगेस्ट आइडेंटिटी उसका पैसा है। अचानक उसके फोन पर ट्रेंडिंग वीडियो आया। एक केएन पोर्श को एक ह्यूज हेलीकॉप्टर स्काई में ले जा रहा था। मूवी में भी ऐसा सीन मुश्किल से दिखता है। प्रोफेसर पार्क ने फोन लिया और वीडियो को बार बार चेक किया। वो बोला यह अनबिलीवेबल है। मिस्टर वांग सॉन्ग ने साइ किया। मुझे लगा मैं हाई काफी फ्लैशी हूं, लेकिन दुनिया में मुझसे भी ज्यादा फ्लैशी लोग हैं। हाईवे ब्लॉक होन पर हेलीकॉप्टर बुला लिया। या तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है या नॉर्मल है। वो कार सिर्फ 1 मिलियन की होगी, राइट? इस हेलीकॉप्टर के सामने वो कुछ भी नहीं है। फिर यूज कुछ याद आया। क्या यह हेलीकॉप्टर वो लेटेस्ट उबर का सर्विस है? सॉफ्टवेयर में हेलीकॉप्टर सर्विस मिलता है, बस प्राइस हाई होता है। मिस्टर वांग सॉन्ग ने सर हिलाकर मना किया, इम्पॉसिबल। 3 साल पहले जब मैं अपने फादर के साथ अमेरिका में एक प्राइवेट ऑक्शन गया था, मैंने यह हेलीकॉप्टर देखा था। यह एक रिटायर्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से मॉडिफाई किया गया था। प्राइस $120 मिलियन था। एक अननोन रिच मैन ने आईएससी खरीदा था। क्या तुम्हारे फादर आईएससी खरीदना चाहते द?
हाँ, लेकिन जिस इंसान ने आईएससी ले गया वो बहुत पावरफुल था। जैब भी वो बिड करता, कोई उससे कम्पीट नहीं करता। वीआईपी रूम में इस मिस्टीरियस बायर को देखकर सब बड़ी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स भी डरते थे, जैसे रॉकफेलर फैमिली और मॉर्गन फैमिली। प्रोफेसर पार्क कंफ्यूज हो गया, तुम कह रहे हो या इंसान इस मिस्टीरियस टाइकून से रिलेटेड हो सकता है? मिस्टर वैंगसोंग ने सर हिलाकर बोला, शायद हाँ, अगर चांस मिला तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। अचानक एक यंग लड़का चिल्लाया, जल्दी देखो, हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आ रहा है। मिस्टर वैंगसोंग ने तुरंत बोला, चलो अंदर चलते हैं। इंजन की डेफनिंग साउंड आसमां में गूंज रही थी। बहुत लोग गैदर हो गए थे। सब लोग मेरा फेस देखने के लिए एक्साइटेड द। मैंने सोचा अब तो प्रॉब्लम हो गई। नीचे 100 लोग खड़े हैं। जैसे हाई मैं बाहर आऊंगा सब कैमरा मेरी तरफ होंगे। मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ, मेरा एंट्री बहुत ज्यादा आई कैचिंग हो गया। फाइनली कार लैंड हुई। वो 4 ब्लैक सूट वेल आदमी फिर से हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए। कार से बंधे रूफ्स को निकलने के बाद वो लोग लाइटनिंग स्पीड से वापस हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। जल्द हाई हेलीकॉप्टर आसमां में गायब हो गया। एक पाल में हाई मेरा पोर्श सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। जो क्राउड जमना था उसने पूरी जगह को घेर लिया। मेन तो निकल भी नहीं पा रहा था। तो मैंने तुरंत प्रोफेसर पार्क को कॉल किया, प्रोफेसर पार्क आप कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। प्रोफेसर पार्क मेरी बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया, तुम ऑलरेडी पहुंच गए हो, तुम कहाँ हो? मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर मुझे एंट्रेंस पर ड्रॉप करके गया है। क्या आप क्राउड को डिस्पर्स करने में हेल्प कर सकते हो? यह सुनकर प्रोफेसर पार्क ने गहरी सांस लिया, तुम्हारी कार है? गास्प्स, उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेन पोर्श का ओनर हूँ। यूज लगा, मेन अभी भी ब्रिज या हाईवे पर फंसा हूँ। वैंगसोंग ने भी उसकी तरफ डाउटफुल एक्सप्रेशन से देखा। उसने सीधा प्रोफेसर पार्क से पूछा, यह कौन है? प्रोफेसर पार्क ने जवाब दिया, तुम भूल गए। आज मैं तुम्हें एक फ्रेंड से मिलवाने वाला था। या मिस्टर फेंग है, जो रिसेंटली बिलिबिली प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर है। वैंगसोंग अब बिल्कुल काम नहीं रह पाया। इस कार का ओनर ऐसा इंसान है जिसे उसके फादर भी रिस्पेक्ट देते हैं, या बिल्कुल सिंपल रिच पर्सन नहीं है। प्रोफेसर पार्क ने मुझे फोन पर बोला, अब तुम प्रॉब्लम में फंस गए हो, हम लोग आकर क्राउड डिस्पर्स करते हैं। थैंक्स सुनकर वैंगसोंग हंसने लगा, इतना शो ऑफ करोगे तो ऐसा हाई होगा। अब समझ आया ना कि हमें हेल्प के लिए बुलाना पड़ता है। चाहे वो ऐसा बोल रहा था, लेकिन उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल किया। आफ्टर ऑल या लाइव एग्जीबिशन का बिगेस्ट इन्वेस्टर वही है। जल्द हाई सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप आ गया। अनहोन क्राउड को डिस्पर्स करना स्टार्ट किया। जैब आसपास के लोग हट गए। उसने बोला कि सीनियर फेंग अभी अस्कार में है। जैब कंफर्म हो गया कि आसपास कोई नहीं है। मैं आराम से बाहर निकला। फिर मैंने अंदर सोचा, मैं तो गया, अब शायद मैं अस्कार को दोबारा ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने तुरंत एक कॉर्नर में भगा और चुपकर स्वांगजिंग को कॉल किया, क्या तुम मेरे लिए एक और कार अरेंज कर सकते हो? मुझे लगता है मैं अब इस कार को ड्राइव नहीं करूंगा अगर यह इंटरनेट पर वायरल हो गया तो। फोन के दूसरी तरफ स्वांगजिंग इतना हंसा कि उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। लाफ्स, एक्चुअली मोदू एयरपोर्ट पर मेरे पास छोटे हेलीकॉप्टर्स भी है, लेकिन यूज बेड वेल पसंद है। वो बस थोड़ा फन करना चाहता था। अगर मुझे उसका माइंडसेट पहले पता होता तो शायद मैं न्यूज मार देता। फिर स्वांगजिंग ने बोला, मैं तुरंत तुम्हारे लिए कार भेज रहा हूँ। मोदू में तुम्हारे पास बहुत बेड प्राइवेट स्टोर्स हैं। वेयरहाउस में तुम्हारे लिए अलग अलग ब्रड्स और स्टाइल्स की कार्स रेडी है। मैंने बोला, मुझे पहले एक मैसेराटी दे दो। अगर अपोलो सन गॉड मेरा ड्रीम था तो मैसेराटी मेरा छोटा गोल था। या मैटर सॉल्व करने के बाद मैं गराज से निकल गया। रास्ते में मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन मेरी 40 से 50 यून वाली टी शर्ट देखकर किसी ने भी मुझे इस मिस्टीरियस पर्सन से कनेक्ट नहीं किया। बाहर निकलने के बाद मैंने प्रोफेसर पार्क को दोबारा कॉल किया। पूछने पर पता चला कि वो लोग अभी भी इस स्क्वायर में है जहां मेन लैंड हुआ था। मैं तुरंत वहां भाग कर गया। एंट्रेंस पर मैंने उन्हें जल्द हाई धुंध लिया। जैसे हाई मैंने उन्हें देखा, मैंने प्रोफेसर पार्क और प्रिंस वैंगसोंग को पहचान लिया। बाकी लोग मुझे इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन थोड़े फेमिलियर लग रहे थे। प्रोफेसर पार्क ने मुझे डिसबिलीफ के साथ देखा। मेन हाई वो लेजेंडरी मिस्टर फेंग था। मेरा अपीयरेंस बहुत यंग था। उसने सोचा था मैं कम से कम 30 या 40 साल का होऊंगा। मैंने सीधा बोला, हाँ मेन हाई हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मैं यंगनन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। प्रोफेसर पार्क अभी भी शौक से बाहर नहीं आया था और उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, या डायरेक्टर वैंग है। कुछ दिन पहले हमने साथ गेम खेला था, तुम इन्हें जानते होग। यह पहली बार था जब मैं उनसे रियल लाइफ में मिला था। वो काफी फ्रेंडली था।
मिस्टर वैंग ने मुझे वार्मली ग्रीट किया। किसने सोचा था कि तुम जैसा यंग टाइकून हमारे देश में छुपा हुआ है। मैं तुमसे सीक्रेटली पूछता हूं, क्या तुम वो हेलीकॉप्टर बेचोगे? मैं $50 मिलियन ऑफर करता हूं। मैं तुम्हें लॉस में नहीं जेन दूंगा। मुझे अचानक समझ आया वो मेरा हेलीकॉप्टर में इंटरेस्टेड है। एक्चुअली मेरा भी एक डाउट था कि क्या वो हेलीकॉप्टर सच में मेरा है। वैंग ने बोला, मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। मैं और मेरा फादर अस ऑक्शन में द अगर तुम बीच में नहीं आते तो हम यूज खरीद लेते। मैं हल्का सा हंसा। लाफ्स, वो हेलीकॉप्टर मेरे फादर ने खरीदा था, उसका मुझसे कोई लेने देना नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो वो वाला शायद पॉसिबल नहीं है। मेरे घर पर एक और टाइप कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो प्राइवेट प्लेन में मॉडिफाई किया गया है। अगर प्राइस सही हुआ तो मैं कंसिडर कर सकता हूं। एक्चुअली यह इन्फो मुझे अभी अभी स्वांगजिंग ने दी थी। मेरे फादर को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मॉडिफाई करना बहुत पसंद था। मेरे नेम पर शायद 20 ऐसे हेलीकॉप्टर्स है। हर एक की प्राइस $50 मिलियन से ज्यादा है। कुछ हाई लाइंस में डील ऑलमोस्ट फिक्स हो गई। प्रोफेसर पार्क और उसके फ्रेंड्स स्टन रह गए। या है रिच लोगों का बात करने का स्टाइल। वैंग सॉन्ग हंसकर बोला, मैं तुम्हें एक कार लेंड कर दूंगा, तुम्हारा पॉश फ्रीली नहीं चल पाएगा। मैंने सर हिलाकर मना किया। मेरा असिस्टेंट वो मुझे नई कार भेज देगा। मैं इस कार को अब यूज नहीं करूंगा। प्रोफेसर पार्क के फ्रेंड्स अंदर सोच रहे दी, अगर यूज नहीं करते तो मुझे दे दो। $1 मिलियन की कार को ऐसे हाई छोड़ दिया। उनके दिल में जलसी जल रही थी। लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन में डायरेक्टर वैंग, प्रोफेसर पार्क और मेन साथ चल रहे द। जहां जाते सबका अटेंशन मिलता। मेन नेटिजन्स के लिए बिल्कुल अननोन फेस था। जल्द हाई दोपहर हो गया। वैंग सॉन्ग ने एक नियर बाय होटल में सीट्स रिजर्व किए हैं। मैंने बोला, मेयर पेरेंट्स यहां नहीं है। अनहोन समझा कि मेयर पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो अनहोन तुरंत मुझसे माफी मांगी। मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर कभी फ्यूचर में इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। मैंने सिर्फ अपने दिल में पेरेंट्स से सॉरी बोला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैंग सॉन्ग इस वक्त मुझसे एक आइडिया शेयर करेगा। हम रिसेंटली एक मूवी शूट करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा कैपिटल चाहिए। क्या तुम इन्वेस्ट करोगे? मैंने बोला, तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है, फिर भी तुम्हें मुझसे फंडिंग चाहिए। उसने बोला, यह पैसा मेरा फादर का है। अनहोन मुझे इनिशियल कैपिटल दिया था, बाकी सब मैंने खुद इन्वेस्ट करके कामया है। आजकल मैंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इसीलिए फंड्स थोड़े कम है। तुम्हें कितना चाहिए? मैं बाकी सब कवर कर दूंगा। तुम पूछते भी नहीं कितना पैसा है और बोल देते हो सब हैंडल कर लोगे। लाफ्स, मुझे 500 मिलियन चाहिए। मैंने उसका प्लान ध्यान से सुना। वैंग सॉन्ग अपना आइडियल लाइव एक्शन प्रोजेक्ट बनाना चाहता है और 500 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। अभी भी 500 मिलियन की कमी है। मैंने बिना सोचे बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रिमेनिंग 500 मिलियन इन्वेस्ट करता हूं। सच बोलूं तो मुझे भी एक्साइटमेंट हो रहा था। हाई स्कूल में मैं इस टाइप की नॉवल रोज चुपकर पढ़ता था। डायरेक्टर वैंग का आइडिया बहुत अच्छा है। मैं 100% सपोर्ट करता हूं, लेकिन फिर भी यूज थोड़ा डाउट हुआ। उसने सीधा मुझसे पूछा, सीरियसली? मैंने सीधा जवाब दिया, डोंट डाउट मी एनीमोर। या छोटा सा 500 मिलियन मेरे लिए पानी जैसा है। प्रोफेसर पार्क और बाकी लोग तुरंत आकार घुमाने लगे। 500 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट नॉर्मल लोग अपनी पूरी लाइफ में इसका 1% भी अर्न नहीं कर पाते। सिर्फ या दो लोग हाई मीसली जैसा वर्ड यूज करने की हिम्मत करते हैं। वैंग सॉन्ग ने एक्चुअली मुझे डाउट नहीं किया। आफ्टर ऑल मेरा फादर ऐसा इंसान है जिसे उसका फादर वैंगलिन भी रिस्पेक्ट देता है। हो सकता है मैं तुम्हारे फादर से भी ज्यादा रिच हूं। मेन आगे बोला, टेंशन मैट लो। एक्टर डायरेक्टर वाला काम तुम हैंडल करो। इंश्योर करो कि बेस्ट डायरेक्टर्स और एक्टर्स हॉलीवुड से हायर करो। अगर पैसे कम पैट जाए डायरेक्टली मेरे पास आना या लाइन। पहले वैंग सॉन्ग दूसरों को बोलता था, जैब इन्वेस्ट करता था। अब जैब यूज बोला गया तो वैंग सॉन्ग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा, इसलिए उसने तुरंत वीबो पर पोस्ट डाला, शायद तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। अभी किसी ने मुझे बोला मेरे पास पैसे कम है, प्लीज यूज बोलो या मैसेज मेरे वीबो पर पोस्ट करें। कमेंट सेक्शन तुरंत एक्सप्लोड हो गया मिलियंस ऑफ फैंस के बीच। या लाइन ट्रेंडिंग लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ गई सिर्फ सुबह वेल हेलीकॉप्टर इंसिडेंट के बाद। कमेंट सेक्शन में हर टाइप के लोग आ गए। कुछ स्टाफ बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर इंसिडेंट ऑर्गेनाइजर्स का स्पेशल प्रोग्राम था, लेकिन मेयर एनालिसिस के हिसाब से यह सच छुपाने की कोशिश है। इस इंसिडेंट का जो पर्सन है वो शायद वही है जिसने यह लाइन बोली। जैसे हाई या बात आई, पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। मेरी और डायरेक्टर वैंग की होटल एंट्री एग्जिट की फोटो भी ली गई।
लेकिन लो क्लैरिटी की वजह से मेरा फेस क्लियरली नहीं दिखा। एक बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई, जैंग वायन ने जो कार अरेंज की थी वो ऑलरेडी होटल के गेट पार आ चुकी थी, लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने तो मैसेराटी 430 मंगा था, लेकिन मेरे सामने जो कार थी वो बिल्कुल अलग और स्ट्रेंज लग रही थी। वांग सॉन्ग की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। तुम कह रहे थे कोई तुम्हें कार डीन वाला है, लेकिन वो इन दोनों कार्स के ओनर्स को जानता है। फेंग या कार क्लियरली अन में से नहीं है। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी सूट पहने हुए कार से उतरकर रिस्पेक्टफुली बोला, यंग मास्टर फेंग, मिस स्वांग ने मुझे आपको कार की इस डीन के लिए भेजा है। मेन थोड़ा शॉक्ड हो गया, मुझे इतनी आई कैचिंग सुपर स्पोर्ट्स कार क्यों भेजी गई। आसपास के लोग ऑलरेडी नोटिस कर चुके द लोग फोटो लेना शुरू कर चुके द मिडिल एज्ड आदमी ने एक्सप्लेन किया, रिसेंटली पता चला कि वो मॉडल अनसेफ था। मिस स्वांग जानती है कि आपको मैसेराटी पसंद है, इसलिए अनहोन या कार भेजी। मेन अंदर से इरिटेट हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, कार आ चुकी थी। अब मेन आईएससी इग्नोर भी नहीं कर सकता था। वांग सॉन्ग ने इंटरेस्ट के साथ पूछा, ओल्ड चेन या कार तुम्हें कहां से मिली? मुझे याद है चाइना में सिर्फ डुहाई है, क्या तुमने किसी फॉरेन रिच से ली है? मैंने बोला मुझे नहीं पता। फिर मैंने सीधा डिलीवरी वेल आदमी की तरफ देखा, तुम्हें पता है? वो आदमी कंफ्यूज हो गया, आपके पास मैसेराटी के 87.2% शेयर्स है, क्या आपको पता नहीं हर बार जब नया मॉडल आता है फैक्ट्री डायरेक्टली आपके गराज में कुछ यूनिट्स भेज देती है, वो लिमिटेड सेल्स काउंट में इंक्लूड नहीं होते। मैंने आंखें घुमाई, अंदर सोचा या सब कितना अपसर्ड है, मैं इतना पैसा कैसे खर्च करूंगा। अभी तक मैंने बाकी 6 फैमिलीज की इंडस्ट्रीज भी टच नहीं किए। वांग सॉन्ग ने तुरंत थम्स यूपी दिया, फिर उसने वीबो पर मैसेज डाला, अभी मैं मैसेराटी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर के साथ लंच कर रहा था, आज मुझे पैसे ने सच में शॉक कर दिया। उसके सामने मैं खुद को पुअर फील कर रहा हूं। उन्हें शॉर्ट गुड बाय कहने के बाद मैंने आसपास देखा, फिर मैंने सिस्टम से कांटेक्ट किया। मैंने बोला, क्या तुम मेरे लिए वो फोटोज डिलीट कर सकते हो? इतनी फ्लैशी कार के पास खड़े हो, उनसे अटेंशन अट्रैक्ट होता हाई है। सिस्टम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट इजीली कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन याद रखना टास्क का पहला फेज है तुम्हें फेमस बनाना। अभी तुम्हारा प्रोग्रेस स्लो है, इसलिए मैं एक बड़ा मिशन एक्टिवेट करना चाहता हूं, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे पनिशमेंट्स मिलेंगे या सीधा बोलूं तो तुम मुझे मार दोगे? लाफ्स